बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मरीद सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चर्ड। कैसे हैं आप सब लोग? तो गाइस, आज हमने न्यू नावल रीड करना है। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलें। चलते हैं नावल की तरफ। सुंबल, ये तीसरी दफ़ा था जब अम्मी ने इसे आवाज़ दी थी। जी अम्मी, वो मुँह किचन की तरफ करके बोली और दोबारा नज़र टीवी स्क्रीन पर जमा दी। अब की बार शकीला इसके सर पर आ खड़ी हुई और एक चप्पत इसके सर पर लगाई। अम्मी, वो सर पर हाथ रखकर इन्हें देखने लगी। अम्मी की बच्ची, कब से आवाज़ें दे रही हूँ? उठकर बर्तन धोकर चावल उबाल लो, तुम्हारे अब्बू के आने का टाइम हो रहा है। अम्मी, बस ये मूवी का एंड होने वाला है, वो मुल्तजी अंदाज में कहकर दोबारा टीवी देखने लगी। शकीला ने एक नज़र टीवी की तरफ देखा जहाँ सलमान खान 10 लोगों को अकेला धो रहा था। ओए होए, सलमान खान हुए थे 10 लोगों को ना, तो उत्तर सलमान खान यकीन शर्टलेस होएगा, क्योंकि सलमान खान ने तो फिल्म में बीमारी है शर्ट लान दी। सुंबल, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है 4 दफ़ा तो ये फिल्म तुम देख चुकी हो। नहीं अम्मी, मैं तो 7 दफ़ा देख चुकी हूँ। ओए होए, दूर फिटे हूँ फिर सुंबल तेरे थे। तेरी से कहते इसने ज़ुबान तान तो तेरे दबाई। शाबाश है तुम पे, पेपर में यही लिखा है करो, क्योंकि किताबें पढ़ने में तो तुम्हें मुसीबत पड़ जाती है। वो भी बात करती लाइट चलेगी। हाँ, सुंबल ने ठंडी आह भरी और मुरा सा मुँह बनाकर खड़ी हो गई। अम्मी, पता नहीं आपको मैं ही फारिग नजर आती हूँ, बाजी से भी कुछ कह दिया करे। वो किचन में जाने तक बड़बड़ाती गई। सारा दिन वो बेचारी तो करती है, अब भी वही उठ रही थी। मैंने मना किया, कल पेपर है उसका। ना भी होता तो आपने फिर भी मुझे ही कहना था। वो बर्तन धोते हुए भी इस मूवी का एंड सोच रही थी। हर दफ़ा एंड से इसकी मूवी रह जाती थी। चल जिथे 7 वरी देखी उथे 2-4 वरी होर वेख ली। आज बहुत देर कर दिया आपने। सामने खाना रखते हुए शकीला ने गौर से अपने शौहर अरशद का चेहरा देखा। भाई साहब की तरफ चला गया था, वो खाना खाते हुए बोले। खैरियत थी? हाँ खैरियत थी, वैसे चक्कर लगाया था। वो जो कोई खास बात सुनने की मुंतज़िर थी, गहरी सांस लेकर अपनी प्लेट पर झुकी। दिलावर को जॉब मिल गई है। खाना ख़त्म करने के बाद इन्होंने ब्रेकिंग न्यूज़ दी। शकीला ने शिकायती नज़रों से इन्हें देखा। ये आप मुझे अब बता रहे हैं? बीवी का चेहरा देखकर वो मुस्कुरा दिया। अब इतनी देर तो नहीं हुई, अभी तो सिर्फ लेटर मिल तो गया ना। लेकिन देख ले अपनी भावच को, बर्त की ना गैरियत, बंदा छूटे मुँह फ़ोन कर देता है। इतनी बड़ी खुशखबरी थी, मिठाई तो खिलानी चाहिए थी। वो अब गुस्से से तेज़ तेज़ बोलने लगी। शकीला बेगम, कभी तो धीरज से काम लिया करो, कल नहीं तो परसों बता देंगे। इन्हें तो खुद आज पता चला। वो सर झटक कर रह गई। शबनम और सुंबल कहाँ हैं? इन्होंने मतलाशी नज़रों से इधर देखा। शबनम तो सो गई, सुबह इसका पेपर, और दूसरी आपकी लाडली जिसको आपने सर चढ़ा रखा है, बैठी होगी टीवी के आगे तस्वीर बन के। इनके अंदाज पर अरशद साहब बेसाख्ता मुस्कुराए। तुम्हें क्या एतराज़ है शकीला? इसका शौक़ है। हाँ, तो इसी शौक़ की वजह से हड हराम हो गई है। अब ऐसी भी बात नहीं, मेरी बेटी मेरा तो हर काम करती है। कहाँ करती है? 10 दफ़ा कहो तो एक दफ़ा वो भी मुंह बनाकर रुकती है। अच्छा, वो मुस्कुरा कर बोले। सुंबल? जी अब्बू। फ़ौरन इसकी आवाज़ आई और दूसरे पल वो इनके सामने थी, जबकि रिमोट इसके हाथ में था। बेटा, एक कप चाय मिल सकती है? जी अब्बू, अभी लाई। वो तेरी से पलटी। शकीला ने हैरत से इसकी फुर्ती देखी। तो मुझे क्यों इतने नखरे दिखाती है? मैं क्या इसकी सौतेली माँ हूँ? इनकी बात पर अरशद साहब हंस पड़े। ओए होए, तुम माँ हो इसकी, तुम्हें नखरे नहीं दिखाएगी तो और किसको दिखाएगी? वो कहकर अपने कमरे की तरफ चढ़ के चले गए। तो शकीला भी मुस्कुराकर बर्तन समेटने लगी। अस्सलाम वालेकुम ताई अम्मी। खुले गेट से अंदर दाखिल होते सामने बरामदे में रखे तख्त पर इसे ताई नजर आएंगे थे। वालेकुम अस्सलाम लड़की, तुम्हें कहाँ से याद आ गई? इसे देखकर वो हमेशा की तरह अपने ना खुद भरे अंदाज में बोली। याद तो रोज़ करती हूँ ताई अम्मी, मुकाबिल भी वो थी जिस पर इनकी बातें और तंज चिकने घड़े की तरह सब फिसल जाते थे। वो मुस्कुराते हुए इनके पास तख्त पर बैठ गई। ये क्या है? इन्होंने इसके हाथ में पकड़े शापर की तरफ इशारा करके पूछा। ये? इसने शापर में हाथ डालकर मिठाई का डब्बा निकाला। ये अम्मी ने आपके लिए भिजवाई है। क्यों, खैर थी? वो चौंक कर पूछने लगी। दिलावर भाई की जॉब की खुशी में। अब आपने भिजवाई नहीं तो हमने तो आपका मुँह मीठा करवाना था ना। इसके अंदाज पर अमीना के तलवों पर लगी सर पर पूछी। इससे पहले वो कुछ बोलती, इन्हें अपने पीछे एक जानदार कहका सुनाई दिया। इन दोनों ने एक साथ मुड़कर देखा जहाँ अंस हंसता हुआ इनकी तरफ ही आ रहा था। अस्सलाम वालेकुम अंस भाई। इसे देखकर मुस्कुराते हुए बोली। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो। वो माँ का चेहरा देखने के बाद मुस्कुराहट रोक कर बोला। हाँ, देखा तुमने इस छोकरी की ज़ुबान बिलशत भर की और ज़ुबान गज़ भर की। वाह ताई अम्मी, आपकी उर्दू तो बड़ी गज़ब की है। ओए हुए, ताई अम्मी ने टैका आना कितने। वैसे बिलशत भर का मतलब क्या होता है? वो आंखें पटपटाकर मासूमियत से बोली तो अंस मुस्कुराहट छुपाने के लिए सामने रखे मटर के थाल पर झुक गया। चुप करती हो या उठाऊं जूती? इनके धमकाते अंदाज पर मुंह बना कर रहेगी। और क्या है इसके अंदर? आमना को शापर में मौजूद और सामान देकर खुद बुद होने लगी। ये कुछ किताबें जो मुझे दिलावर भाई को देनी है। दिलावर तो अभी घर नहीं है, मुझे दे दो, मैं इसे दे दूंगी। एक पल के लिए तो सुंबल घबरा के रह कि अंस इसका चेहरा देखकर मुस्कुरा दिया। जाओ दिलावर के कमरे में रखो, मैं बता दूंगा। अंस के कहने पर इसने कब से रुका अपना सांस बहाल किया और तेरी से उठ खड़ी हुई। इससे पहले कि अमीना ताई इसके हाथ से शापर छीन ले, कमरे में आगों में तलाशी नजरों को महफूज जगह तलाशने लगी। क्या हुआ? वो शॉपर को बेड के नीचे छुपाई थी जब इसकी आवाज़ पर उछली, तेजी से उछली। अंस भाई, बहुत बुरे आप, डरा दिया मुझे। वो एक हाथ सीने पर रखकर बोली। ऐसे काम ही क्यों करती हो जिससे डरना पड़े? वो कहते हुए बेड पर जाकर बैठ गया।
तो क्या करूँ, आपके भाई और मेरी बाजी ने मुझे कबूतर बना दिया। सारा वक्त पैगाम और तोहफे इधर से उधर करती रहती हूँ। इससे अच्छा था मैं TCS में लग जाती, कम से कम थोड़े पैसे तो मिलते। ओए हुए, गालते वैसे सही है। वो थोड़ी नाराज़ी और गुस्से से बोलती हुई बड़ी प्यारी लग रही थी। अब प्लीज़ आप इसे संभालें, शबनम बाजी ने दिलावर भाई के लिए भेजा, और ये पर्सनल है, खोल कर मत बैठ जाइएगा। क्यों, ऐसा क्या पर्सनल है? मैं तो देखूंगा, मेरे भाई का गिफ्ट है। वो डब्बे की तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोला तो सुंबल ने तेरी से डब्बा दबोच लिया। ये मेरी बहन ने दिया, मैंने भी नहीं देखा। वैसे भी किसी की पर्सनल चीज़ें नहीं देखनी चाहिए। अंश भाई, आपको इतना भी नहीं पता? अब के वचन चलाकर बोली तो अंश हंस पड़ा। इसे इस फुलझड़ी सी लड़की को तंग करने में बड़ा मजा आता था। अच्छा बाबा, नहीं देखता, अब तो दे दो, नहीं तो अम्मी ने देख लिया तो क्या तुम्हारी बाजी का गिफ्ट पानी में। ओ हाँ, वो याद आने पर जल्दी से बोली, ये ले, इसे अलमारी के ऊपर वाली शेल्फ में रखते, वहाँ ताइमी का हाथ नहीं जाएगा। इसने पकड़ाने के साथ मशवरा भी दे डाला। इससे पहले वो कुछ कहता, बाहर से अमीना ताई की आवाज़ आई, कहाँ रहेगी लड़की? एक तो मुझे लगता है ताई अम्मी को मेरा नाम याद नहीं होता। वो झंझलाकर बोलते हुए बाहर निकल गई। अंत ने मुस्कुराते हुए इस डिब्बे को देखकर अलमारी में सबसे ऊपर वाले शेल्फ में रख दिया। वो देरी से सीढ़ियाँ चढ़ रही थी। इसके दोनों हाथों में आइसक्रीम कप थे। ये ले बाजी। वो फूली सांसों के साथ इसके करीब गिरने के अंदाज में बैठी थी। मुझे नहीं खाना, शबनम उकता कर बोली। आपको हुआ क्या बाजी, कल से काट खाने को दौड़ रही हैं? वो अपनी आइसक्रीम खाते हुए मजे से बोली, पागल हो गई हूँ ना इसलिए। अब के वो रिंधे हुए लहजे में बोली तो सुंबल ने रुककर बहन का चेहरा देखा। आपने पूछा नहीं आइसक्रीम कहाँ से आई? शबनम ने कोई जवाब नहीं दिया। दिलावर भाई लेकर आए। अब के शबनम ने चौंक कर इसे देखा जो मजे से आइसक्रीम खा रही थी। वो कब आए? कब के नीचे अम्मी के पास बैठे हैं। इसकी बेनियाजी पर शबनम ने खा जाने वाली नजरों से इसे देखा। तुम मुझे अब बता रही हो? मुड़ते हुए बोली तो सुंबल ने दोबारा हाथ पकड़ के इसे बिठा लिया। यहीं बैठ जाए, दिलावर भाई अभी ऊपर आएंगे। वो जैसे कुछ सख्त कहने वाली थी, चुप होकर आएगी। आए, संभाले अपनी मंगेतर को, लेकिन अफसोस आपके 60 रुपये पिघल गए। इसने बेचारगी से इसे पिघली हुई आइसक्रीम दिखाई तो दिलावर ने मुस्कुराकर इसके सर पर चप्पत लगाकर शबनम की तरफ देखा, जिसने नाराजी से मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया। सुना कुछ लोग नाराज हैं? वो इससे कुछ फासले पर इसका चेहरा देखते बोल रहा, लेकिन मुसलसल दूसरी तरफ देख रही थी। देखो शबनम, तुम्हारी दी भी टाई लगाकर ऑफिस गया था, फिजा में महकी खुशबू को भी महसूस करो, तुम्हारा भेजा हुआ परफ्यूम लगाया हुआ, और ये सब मैं तुम्हें दिखाने आया हूँ। आपके शबनम ने रुख मोड़कर देखा। बड़ी जल्दी याद आ गया, इतने दिन तो तौफीक नहीं हुई। सॉरी यार, मुझे पता था तुम नाराज़ होगी, लेकिन क्या करूँ, नया नया ऑफिस ज्वाइन किए, आने में देर हो जाती है। सुबह जल्दी उठना होता तो जल्दी सो जाता, और तुम्हें मैसेज करो तो तुम जवाब ही नहीं देती। तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? रात जब फ़ोन करती हो तो बिजी जाता है, जब तुम सो रहे होते हो तो फिर फ़ोन किसे जाग रहा होता है? दिलावा ने हड़बड़ा कर इसे देखा। पता नहीं यार, मैं तो सो जाता हूँ। खैर, अब तो मैं आ गया हूँ ना, अब तो अपनी नाराज़गी ख़त्म कर लो। मेरी लाइव आइसक्रीम भी ज़ाया कर दी तुमने, मुँह बनाकर बोला तो शबनम खिलखिलाकर हंस पड़ी। वैसे दिलावर साहब, जरा हड़बड़ाया ना, मैंने तेरे तो शक हो गया। दिलावर को तुम लेकर आई थी ना? वो बड़े धमाक के साथ नोट्स को रट्टा लगाने में मसरूफ थी जब शबनम ने इसके सामने बैठते हुए संजीदगी से पूछा। जवाब इसने लापरवाही से देखकर सर हिलाया। क्यों? क्योंकि बाजी मैं आपको अफसुर्दा नहीं देख सकती थी। अब वो नोट से नज़र हटाकर बोली, लेकिन मुझे फिर भी अच्छा नहीं लगा सुंबर। जो एहसास तुम्हें हुआ था वो दिलावर को होना चाहिए था। मोहब्बत का एहसास भीख में नहीं लिया जाता, और ना ही एहसास किसी और के एहसास दिलाने से होता। क्या इसको नहीं पता कि इसकी खुशी पर मेरा भी कुछ हक है? ताइमी जिस तरह का सलूक हमारे साथ करती है, और दिलावर जिस तरह ताइमी का चमचा, मुझे डर ही लगता है। पता नहीं क्या होगा, मुझे अपना मुस्तकबिल धुंध की लपेट में लिपटा नजर आता है। बात करते करते वह सर झुकाकर अपने नाखूनों को देखने लगी, और इसका चेहरा देखती सुंबल समझ की वो आंसू जब्त कर रही है। इसने आगे बढ़कर बाजू इसके गिर्द फैला दिया। आप ख्वामखा परेशान हो रही है बाजी, सब जानते हैं बचपन से आपकी बात दिलावर भाई से तय। दूसरा, दिलावर भाई आपको कितना पसंद करते हैं, और ताइमी जो भी कर लें, दिलावर भाई, ताया अब्बू, अंस भाई, सबका वोट आपके साथ है। सो डोंट वरी। तुम बहुत अच्छी हो सुंबल, और शायद बहुत समझदार भी। वो तो मैं हूँ, शबनम के कहने पर फर्जी कालरा कड़ाकर बोली, और फिर दोनों हंसने लगे। मैंने तो दिलावर भाई इधर कुछ चक्कर हो ही ख़राब लग रहा। गेट पर पड़ा ताला इसका मुंह चिढ़ा रहा था। इसका ख़राब मूड और ख़राब हो गया। वो कुछ देर वहीं खड़ा रहा, फिर गहरा सांस लेकर दाएं गली में मुड़ गया। कौन? पूछने के साथ इसने दरवाज़ा खोल दिया। अरे अंश भाई! इसे देखकर बेसाख्ता अंदाज में खुश हुई। अंदर आए ना, वो रास्ता देकर बोली। अम्मी देखे, अंश भाई आए हैं। दरवाज़ा बंद करते हुए ऊंची आवाज़ में हाँक लगाकर बोली, अस्सलाम वालेकुम चाची जान, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ बेटा, आओ बैठो, बड़े थके हुए लग रहे हो। शकीला के पूछने पर सुंबल ने भी गौर से इसका चेहरा देखा। वाकई थका हुआ लग रहा था। जी चाची, सुबह से निकला हुआ, 3 इंटरव्यू थे, बसें बदल बदल कर सर घूम गया। सुबह भी कुछ खा कर नहीं गया, अब घर पहुंचा तो अम्मी पता नहीं कहाँ गई है, ताला लगा हुआ है। सुंबल जाओ, शबनम से को जल्दी जल्दी गर्म फुलके डाले, भाई के लिए खाना ले आओ। नहीं चाची, चुप रहो, ये भी तुम्हारा घर है, और तुम सुबह से भूखे हो, इतना सा मुँह निकला, अब तुम खड़ी मुँह क्या देख रही हो, जल्दी जाओ। इन्होंने कहने के साथ परेशान खड़ी सुंबल को घूरा, और इसके डर कर भागने पर वे साख्ता मुस्कुराया। चाय? वो सोफे की पुष्ट से टेक लगाए ऊँग रहा था जब शबनम की आवाज़ पर चौंक कर सीधा हुआ। सॉरी, शायद मैं सो गया था। वह चाय का कप थामते हुए झैंप कर बोला। चाय पीकर सो जाओ अंदर आराम से। नहीं, चाय पीकर चलता हूँ, अम्मी आ गई होंगी। वो चाय का घूंट लेकर बोला। कुछ परेशान लग रहे हो? नहीं तो, वो टालने के लिए मुस्कुराए। मेरा ख्याल है अंस, हम कज़न होने के अलावा दोस्त भी हैं। शबनम ने संजीदा अंदाज में कहा तो मखसूस अंदाज में मुस्कुरा दिया। पता नहीं, जब MBA की डिग्री ली थी तो लगा दुनिया फतह कर लिया। अंदाज़ा नहीं था क्यों ख्वार होना पड़ेगा। 2 माह से ज़्यादा हो गए जॉब की तलाश करते हुए, लेकिन मुसलसल नाकामी है। समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। ये कहते हुए इसने हाथों को इस तरह भी अंदाज में बालों में फेरा।
तुम दिल छोटा ना करो अंश, तुम तो इतने बाहिम्मत हो, अब्बू तुम्हारी मिसाल देते हैं। दूसरा डिग्री तुम्हारे हाथ में, आज नहीं तो कल तुम्हें अपनी मेहनत का सिला ज़रूर मिलेगा। वो चाय ख़त्म कर चुका था। चलता हूँ, खाना और चाय दोनों बहुत मज़े के थे। काफ़ी अर्से बाद इतने मज़े का खाना खाया। अब सोच रहा हूँ अम्मी से कहूँ दिलावर की शादी कर दे, कम से कम तुम्हारे हाथ का खाना खाने को तो मिलेगा। मुझे नहीं लगता तुम्हारे भाई को शादी में या मुझ में कोई इंटरेस्ट है। जब से जॉब मिली है मौसूफ के मजाज ही नहीं मिलते, वो ना चाहते हुए भी शिकवा करके। क्या वाकई ऐसा? वो हैरान हुआ। तो और क्या, फ़ोन तक करने की फुर्सत नहीं इसे, पर वो तो हर वक्त फ़ोन पर होता है। मैं समझा तुमसे, अंस ने तेरी से कहकर शबनम का चेहरा देखा जो परेशान नजर आ रही थी। अरे मजाक कर रहा था। देखिए मैं क्या सी ना, उन्हें बगैरत ने कोई नवा चांद चाढ़िया। बदतमीज़, जान निकाल दी थी। वो इसके बाजू पर थप्पड़ लगाकर बोली, ओके फिर आऊँगा। वो कहकर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। अब इसने दरवाज़ा खोला था जब इसने पीछे सुंबल की आवाज़ सुनी। अंस भाई आप परेशान ना हो, आपको बहुत जल्द बहुत अच्छी जॉब मिलेगी, मैं अल्लाह ताला से दुआ करूँगी। अंस हैरत से इसकी अपने बारे में इतनी फिक्र देख रहा था। अब्बू कहते हैं अल्लाह ताला मेरी दुआ जल्दी सुनते हैं। अंस की नज़रें इसके चेहरे पर शाही मासूमियत पर ठहर की और अगले लम्हे वो मुस्कुरा दिया। थैंक यू। मैंने अंस साहब दा भी ना कुछ तो कुछ लाग रहा है। अरशद साहब के बाहर निकलते वो तिल मिलाती हुई अंदर आई। आपने अरशद को पैसे दिए थे? दिए। वाजिद साहब ने हैरत और फिर गुस्से से मीना को देखा। हाँ दिए। तुम्हें क्या तकलीफ है? मुझे तकलीफ पैसे देने पर नहीं, 3 लाख देने पर है। तुम्हारे पैसे तो जो तुम्हें तकलीफ हो रही है, मेरा भाई है वो, इसे ज़रूरत थी और इसने उधार लिया, कोई एहसान नहीं किया मैंने इस पर। अमीना ने थोड़ा शर्मिंदा होकर हैरान नज़रों से देखते अपने बेटे को देखा, जबकि अंस की नज़रें झुकी हुई थी। मुझे बुरा लगा वाजिद, क्योंकि इस दिन अंस ने आपसे 3 लाख मांगे थे तो आपने मना कर दिया। आपके नज़दीक औलाद का फ्यूचर कुछ नहीं। अमीना के तंज पर वाजिद साहब ने माथे पर बल डालकर अंस को देखा तो वह गड़बड़ाकर माँ को देखने लगा। इसमें मेरा क्या जिक्र अम्मी? अब्बू ने से मैं पैसों की बात की थी, लेकिन अब्बू ने मुझे नहीं दिए। इसकी कुछ वजह थी। मैंने आपसे कोई शिकायत नहीं की तो आप अपने झगड़े में मुझे क्यों घसीट रही हैं? मैं माँ हूँ तुम्हारी, तुम दोनों को जो तकलीफ मुझे नजर आती है तुम्हारे बाप को नजर नहीं आती। हाँ क्योंकि मैं सौतेला हूँ, तुम मेरे जहेज में लेकर आई थी। आमना से बात ना बन पड़ी तो बैठ कर रोने लगी। दिलावर उठकर माँ के करीब बैठ गया। तुमने अपना ही रोना डाल दिया, जो जरूरी बात मुझे करनी थी वो तो दरमियान में रह गई। वो तीनों वाजिद साहब की शक्ल देखने लगे। शबनम का मास्टर्स भी मुकम्मल हो गया और दिलावर की जॉब भी अच्छी जा रही है, और यही अच्छा वक्त है कि हम अपने स्पर से सुपरदोश हो जाए। आप कहना क्या चाहते हैं? अमीना ने समझने के बावजूद नासमझी का मुजाहरा किया। ऐसा कौन सा फ़लसफ़ा बोल दिया जो तुम जैसी कमअकल औरत की समझ में नहीं आ रहा? मैं शबनम और दिलावर की शादी की बात कर रहा हूँ। दिलावर ने घबरा कर माँ को देखा। देखिए दिलावर बगैरत कोई बगैरती मार रहे हैं। अब अजीब बात है वाजिद, आपको पहले अपने भाई की औलाद नजर आती है, बाद में अपनी। मतलब क्या तुम्हारा? इन्होंने माथे पर बल डालकर पूछा। पता है लोग कैसे अपने बेटों के लिए रिश्ते ढूंढते हैं? मेरे बेटे की जैसी जॉब और हैसियत है, लोग ऐसे रिश्तों को जहेज में गाड़ी तक देते हैं, जबकि आपका भाई गाड़ी तो दूर की बात जहेज का सामान पूरा नहीं दे सकता। हैरत की ज्यादती से वाजिद साहब कुछ लम्हों के लिए बोल ही नहीं सके, जबकि अंस हैरत से खामोश बैठे दिलावर को देख रहा था। दिमाग ठीक है तुम्हारा अमीना? क्या फजूल बकवास कर रही हो? शबनम और दिलावर का रिश्ता बचपन से तय, लेकिन ये कोई पत्थर पर लकीर तो नहीं है। सिर्फ बचपन में ज़बानी कलामी बात हुई थी, कोई रस्म नहीं हुई, ना हमने कभी इस बात को दोहराया। वही लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं। वाजिद साहब ने बेसाख्ता अपना माथा पीटा। बाप को सदमे में देखकर अंस खड़ा होगा। अम्मी आप कैसी बातें करी? ये जहेज़ कहाँ से आ गया दरमियान में? मियाँ बीवी के रिश्ते के लिए चीज़ों की नहीं, मोहब्बत और अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत होती है, और वो दिलावर और शबनम में है। और तुम दिलावर, तुम बोलते क्यों नहीं, खामोश क्यों? अंस ने अब गुस्से से दिलावर को देखा जो कब से खामोश बैठा था। वो क्या बोलेगा? मेरा बेटा है, मैं जानती हूँ उसे, और इसके दिल की बात भी। बेचारा बचपन से चुप है, बाप के डर से बोला ही नहीं। पंखुड़े में था जब इसे अच्छे बुरे की पहचान नहीं थी, अपनी कबूल सूरत भतीजी थमा दी। अब जबकि इसके पास अच्छी चॉइस है तो वो क्यों जानते बूझते कुएं में छलांग लगाए? वाजिद साहब ने सख्ती से दांतों पर दांत जमा रखे थे। दिलावर के बॉस की बेटी है, खूबसूरत है, अमीर है, और सबसे बढ़कर वो दिलावर को पसंद करती है। इसने खुद दिलावर को प्रपोज किया। कहने के साथ अमीना ने फ़ख्र से अपने खूबरू बेटे को देखा। इससे शादी की सूरत में ना सिर्फ जहेज कीमती सामान और गाड़ी मिलेगी, बल्कि दिलावर को प्रमोशन भी मिलेगी। मैं मिल भी चुकी हूँ इस लड़की से और मुझे पसंद भी है वो। अम्मी, अंस ने बाप का धुआं धुआं होता चेहरा देखकर दुख से माँ को देखा। अम्मी शबनम के बारे में सोचे, चाचू चाची के बारे में सोचे। वो सारे रिश्तेदारों को कैसे फेस करेंगे? लोगों को क्या वजह बताएंगे क्यों बचपन का रिश्ता टूटा? वो बेगुनाह होते हुए भी गुनाह गुनाह कहलाएगी। और दिलावर, तुम तो शबनम को पसंद करते थे, मैं गवाह हूँ इस चीज़ का। तुम क्यों नहीं बोलते? तुम्हारी ज़िंदगी का सवाल है, समझाओ अम्मी को। इसने कंधे से पकड़कर भाई को झंझोड़ डाला। तुम इनके ज़्यादा हमायती ना बनो अंस, मैं और दिलावर फैसला कर चुके हैं और दिलावर की मर्जी से हुआ। दिलावर भी इस लड़की को पसंद करता है। और कब से खामोश खड़े वाजिद साहब जैसे फट पड़े थे। जैसी माँ वैसा ही बेटा निकला, कमजोर लालची। दिलावर ने तड़प कर बाप को देखा, लेकिन इनकी आंखों में इतना गुस्सा था वह नजरें झुका कर रह गया। और तुम कमजोर औरत, तुम्हें शुरू से घमंड था बेटों की माँ होने का। तुम्हें एहसास ही नहीं बेटी की तकलीफ क्या होती है। शायद इसीलिए इतनी ख्वाहिश के बावजूद अल्लाह ने तुम्हें इस रहमत से महरूम रखा। जिस बहू को तुम लालच की वजह से ला रही हो, वही तुम्हें जलील करके इस घर से बाहर निकालेगी। और तब तुम्हें इस हिरत की कदर आएगी जिसे तुम पत्थर समझ कर बेमोल कर रही हो। और तुम नाहिजार, तुम आस्तीन के सांप, क्या प्लानिंग कर रखी है तुमने? तुम्हारी माँ तो जहर उगल चुकी, तुम कहो तुम्हारा क्या फैसला? दिलावर ने घबराकर माँ का चेहरा देखा, जिन्होंने आंख के इशारे से तसल्ली दी थी। अब्बू, मैं भी शबनम से शादी नहीं करना चाहता। नेहा के साथ शादी करके मैं कहाँ से कहाँ पहुँच जाऊँगा? वो आंखों में चमक लेकर जोश से बोला। लाना तो तुम पर, तुम्हारी सोच पर।
वाजिद साहब ने हकारत से इसे देखा, सर झटक कर बाहर निकल गया। अंस बस मलामत भरी नजरों से माल भाई को देख रहा था। देखिए मैं क्या इस खबीस ने कोई ना कोई लामती मारनी है। लख्ती लानत, वैसे लख्ती लानत दिलावर दे उत्ते। वो कब से शकीला को देख रहे थे जो किसी सोच में गुम बैठी थी। शकीला जी? वो चौंक कर इन्हें देखने लगी। किस बात को लेकर परेशान हो? वो थके हुए अंदाज में इनके सामने बैठ गई। कल रजिया आई थी। इन्होंने वाजिद साहब और अरशद साहब की मुश्तरका कज़न का नाम लिया। वो पूछ रही थी क्या दिलावर और शबनम की मंगनी ख़त्म होगी? ऐसे क्यों कहा उन्होंने? वो परेशान होकर बोले। मैंने भी यही पूछा। पहले तो टाल गई, फिर बोली अमीना भाभी किसी तकरीब में मिली थी, कह रही थी दिलावर के लिए इन्होंने किसी बहुत अमीर लड़की को पसंद किया, जहेज में घर और कार मिलेगी। कहते हुए वो रो पड़ी। कुछ देर तक अरशद साहब बोल ही नहीं सके, फिर सर झटक कर बोले, तुम खामखा परेशान हो रही हो। बहुत से लोगों को तकलीफ है कि शबनम की शादी दिलावर जैसे लड़के से हो रही है, तो कहीं तो इन्हें अपना हसद निकालना है। अगर ऐसी कोई बात होती तो भाई साहब मुझे बताते। शकीला तलख होकर बोली, क्या आपको इन लोगों के अंदाज कुछ समझा नहीं रहे? 1 माह होने को है, ना भाई साहब आए ना दिलावर। इस दिन बाजार में भाभी को देखा, इन्होंने मुझे देख लिया, लेकिन मेरे आगे बढ़ते यूं मुड़ी जैसे देखा ही ना हो। राशिद साहब को चुप लगी। इससे पहले कि वक्त रेत की तरह हमारी मुट्ठी से फिसल जाए, भाई साहब से बात करें, इनसे पूछे लोग ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। मेरा दिल कुछ गलत होने का इशारा दे रहा है। माँ की अंदेशों से लरसती आवाज़ पर वो जो चाय का पूछने आई थी उल्टे कदम वापस मुड़ी थी। कमरे तक आते आते वो अपना जब्त खो चुकी थी। वजू करके जो ही सुंबल बाहर निकली, शबनम को यूं हज़ारों कतार रोते देखकर वो घबरा कर इसकी तरफ आई। क्या बाबा जी ऐसे क्यों रो रही है? शबनम के रोने में और शिद्दत आ गई। बाजी प्लीज़ कुछ तो बोले, मैं परेशान हो रही हूँ। शबनम ने रोते हुए सर उठा के इसे देखा। वो जो सुनकर आई थी बताती चलेगी। सुंबल के माथे पर बल पड़ गया। आप बजाय रोने के फ़ोन करके दिलावर भाई से क्यों नहीं पूछ लेती? कितनी बार सुंबल, कितनी बार? अब तो फ़ोन कर करके मेरी उंगलियां खिस गई हैं। वो फ़ोन नहीं उठाता, ना मैसेज का जवाब दे देता। सुंबल खामोश होकर इसके पास बैठ गई। बाजी हो सकता है जो आपने सुना वो सच हो। ताई अम्मी को आप जानती है, वैसा कर भी सकती है, लेकिन मुझे यकीन है दिलावर भाई ऐसे नहीं, वो आपको बहुत चाहते हैं। आप खुद इनसे बात करें। कैसे? वो बेबस होकर बोली। अब चले मेरे साथ, हम इनके घर चलते हैं। सुंबल के मशवरे पर शबनम ने गुस्से से इसे देखा। पागल तो नहीं होगी? घर जाकर अपना तमाशा बनाना है। कहते शबनम ठीक रही थी, वो कुछ और सोचने लगी। फिर ऐसा करें सुबह इनके ऑफिस चली जाए प्लीज़। बाजी अब इस पर एतराज़ ना करना, ये आपके फ्यूचर का सवाल है। दिलावर भाई बुज़दिल से हैं, शायद आपको देखकर कुछ हिम्मत पकड़ ले। संबल के कहने पर शबनम ने सर झुका लिया, जिसके चेहरे पर सोच की परछाइयाँ वाज़ नजर आ रही थी। ना जाए तो बेहतर है, और जरा बगारा तो खबीस तब भरम रह जाएगा। और ये इसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, इसे ऑफिस नहीं जाना चाहिए था। इस शख्स का कुछ तो भरम रह जाता जिसको इसने बचपन से सोचा था। रिसेप्शन से दिलावर वाजिद का पूछकर वो इसके कैबिन की तरफ बढ़ने लगी। बढ़ते कदमों में बेहद वजन महसूस हो रहा था, जबकि ठंडे मौसम में भी इसकी पेशानी पर पसीने के कतरे चमक रहे थे। पहली बार था जब माँ बाप से छुपकर वो कोई काम करने जा रही थी। इसने कैबिन में दाखिल होने से पहले सर पर लिया हुआ दुपट्टा एक बार फिर सीधा किया। हल्का सा खटकाकर इसने नॉब घुमाकर दरवाज़ा खोल दिया। कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ देखते दिलावर ने सर से नजर दरवाजे पर डाली, लेकिन अगले पल वो उछल कर खड़ा हो गया। अब वो बेहद हैरान कदरे परेशान नज़रों से इसे देख रहा था। इसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि इस तरह इसके सामने आकर खड़ी हो जाएगी। तुम? आखिर इसका सकता टूटा और एक लफ्ज़ इसके मुंह से निकला। शबनम इसकी आंखों में देखते हुए इसके बिल्कुल सामने आकर खड़ी हुई। कैसी हो? वो मुश्किल मुस्कुराकर बोला। बैठो। इसने कुर्सी की तरफ इशारा किया। बैठने नहीं आई, कुछ पूछने आई हूँ। दिलावर के दिल की धड़कन तेज़ हुई थी। इसे पता था ऐसा लम्हा ज़रूर आएगा, लेकिन अब तक वो हर मुमकिन तरीके से बचता आया था, और बड़ा फैसला करने के बावजूद इतनी हिम्मत नहीं कर पा रहा था कि शबनम का सामना करे। शबनम बगौर इसके चेहरे को उतार चढ़ाव कर जायजा ली थी। मेरा फ़ोन क्यों नहीं अटेंड करे? वह संजीदा लहजे में पूछने लगी। फ़ोन? वो गड़बड़ाया। वो तो किसी और सवाल का मुंतज़िर था। वो दरअसल मेरा फ़ोन ख़राब था। अच्छा? वो बड़ी संजीदगी से बोली। शायद इसलिए फ़ोन की बेल भी जाती है, फ़ोन घंटों एंगेज भी जाता है। खैर मैं कुछ और भी पूछने आई हूँ। तुम बैठो तो मैं कुछ मंगवाता हूँ तुम्हारे लिए। वो सटपटाकर बोला। इससे पहले वो कुछ पूछती दरवाज़ा खुला था। हाय दिलावर। एक तुरादार सी लड़की अंदर दाखिल हुई, फिर शबनम पर नज़र पड़ते रुकी। आओ नेहा। दिलावर इसको सामने देखकर और घबरा गया। इसने शबनम का फ़क चेहरा देखकर नेहा का खिला हुआ चेहरा देखा। दोनों के लिबास, अंदाज और शक्ल में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। दिलावर ने गहरा सांस लिया, जिससे फैसला करने में आसानी होगी। ये कौन है? नेहा ने सवालिया नज़रों से शबनम को देखकर पूछा। शबनम दिलावर के बोलने की मुंतज़िर थी। ये शबनम है, मेरी कज़न। और शबनम, ये नेहा है। शबनम ने भी गहरा सांस लिया, जैसे कोई शख्स आखिरी सांस लेता। तुमने पूरा तारुफ नहीं करवाया दिलावर, नेहा ने इठलाकर कहा। तो दिलावर ने मुस्कुराकर शबनम को देखा। ये नेहा है, मेरी मंगेतर। शबनम मुस्कुरा दी, और इस मुस्कुराहट में कितना दर्द था ये तो सिर्फ वही जानती थी। वो ना भी बताता। आने वाली के इस्तेहकाक भरे अंदाज ने सब समझा गए थे। आपसे मिलकर खुशी हुई नेहा। शबनम ने इसे हाथ मिलाते हुए कहा। थैंक यू। और तुम हमारी शादी में आ रही हो ना? नेहा के पूछने पर इसने बड़ी जलती नज़र से इस कमज़र्फ इंसान पर डाली, जिसने इसकी हस्ती लम्हों में पामाल कर डाली थी। वापस मुड़ गई। लानती मनहूस इंसान। वो सदमे की कैफियत में सामने बैठी शबनम को देख रही थी। थोड़ी देर बाद इसके सर बेसाख्ता नफ़ी में हिला। नहीं दिलावर भाई, ऐसा नहीं कर सकते। बेयकीनी थी इसकी आंखों में आंसू भरा है। इसने दुख भरी नज़रों से अपनी बहन के पथरीले चेहरे को देखा। पता नहीं वो कितना रो चुकी थी कि इसकी आंखें पंजर लगने लगी। आपने अम्मी अब्बू को बताया? नहीं, आज नहीं तो कल इन्हें खुद ही पता चल जाएगा। कहने के साथ शबनम ने गहरा सांस लिया। अब आप कुछ नहीं करेंगी? यूं ही खामोश होकर बैठ जाएंगी?
शबनम बेचारगी से मुस्कुराई थी। मैं आखिर कर भी क्या सकती हूँ? मतलब क्या बाजिया, इतना बड़ा धोखा हुआ आपके साथ, आपको यूँ बीच मंदार में छोड़कर दिलावर भाई हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी का आगाज़ नहीं कर सकते? इन्हें इस बेवफाई की वजह बतानी होगी। वो इश्तियाल से खड़ी होगी। क्या ये वजह कम है कि मेरे पास दौलत नहीं? शबनम ने अपके लेट कर दोनों आंखें बंद कर ली। सुंबल कितनी देर होंठ भेजे अपनी बहन की लरसती पलकों और होंठों को देखती रही। इसने एक नज़र दाएं तरफ लगी घड़ी पर डाली जहाँ शाम के 6:30 बज रहे थे। इसने एक नज़र फिर बहन को देखा और तेरी से बाहर निकल गई। गेट हमेशा की तरह खुला हुआ था, लेकिन सामने रखा तख्त खाली था। वो इसी तरह सख्त और पथरीला अंदाज लिए आगे बढ़े। बाहर खड़ी मेहरान देखकर इसे अंदाजा हो गया था कि दिलावर घर आ चुका है। इसका रुख दिलावर के कमरे की तरफ था। इससे पहले वो अंदर दाखिल होती कॉरिडोर से हंस आता दिखाई दिया। इसने वाज़ेह तौर पर इसे परेशान होते देखा। सुंबल, तुम इस वक्त खैरियत है? वो इसके पास खड़े होकर के चेहरे को जांचते हुए बोला। मुझे दिलावर भाई से मिलना। वो तो घर पे नहीं। सुंबल ने बड़ी संजीदा नज़रों से इसे देखा। इनकी बाहर खड़ी गाड़ी मैं देख चुकी हूँ। तभी अपने कमरे का दरवाज़ा खोलकर दिलावर बाहर निकला और सामने अंस के साथ खड़ी सुंबल को देख कर पहले ठिठका और फिर रुक गया। सुंबल ने दंजिया नज़रों से अंस को देखा। झूठ बोलना लगता है आप लोगों के लिए हॉबी है। अब की बार अंस के होंठ खींच के सुंबल रुके बगैर सीधी दिलावर के सामने जा खड़ी हुई। जो हमने सुना वो सच है दिलावर भाई? दिलावर ने गड़बड़ाकर अंस को देखा, जो बेहद खामोशी से इन दोनों को देख रहा था। वैसे थे वो जो आजकल उसका रमशा का सीन नहीं वायरल हुआ वा जी छितर मार के कहती तेन 100 कीड़े पैणगे तो तेन बीमारियां लगनगियां। अंदर दिलावर ने ऐ सीन आना चाहिए सी इत्थे। क्या सुना तुमने? वो नजरें चुराते हुए बोला। वही जो आपने बाजी से कहा। दिलावर ने कोई जवाब नहीं दिया और नजर कलाई पर पहनी घड़ी पर डाली। मैं इस वक्त पहेलियां पूछने के मूड में नहीं हूँ, मुझे कहीं ज़रूरी जाना। आप ऐसे नहीं जा सकते दिलावर भाई। वो अब के इसके बिल्कुल सामने आकर खड़ी होगी। दिलावर ने नागवारी से देखा। सुंबल, इस बदतमीजी का क्या मतलब है? और उस बदतमीजी के बारे में आप क्या कहेंगे जो आपने बाजी के साथ किया, जो आपने हम सबके साथ किए? इतने सालों के रिश्ते को आप ऐसे कैसे होते अचानक ख़त्म कर सकते हैं? अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई तो इसे हम मिल बैठ कर हल कर लेंगे, लेकिन किसी गलत फहमी की वजह से रिश्ता तो ख़त्म नहीं कर सकते। आपको पता है ना बाजी आपको कितना चाहती है, और मैं ये भी जानती हूँ कि आप भी बाजी से मोहब्बत करते हैं। आप तायमी के कहने पर ऐसा कर रहे हैं ना? इसको जैसे यकीन था दिलावर ऐसा कर ही नहीं सकता। आप मुझे बताएं, मैं तायबू से बात करती हूँ। अब खामोश खड़े दिलावर ने झंझला कर इसे देखा। तुम दोनों क्या मेरे पीछे पड़ गई हो? कोई ज़बरदस्ती है क्या? दिलावर भाई, वो इसके हित तक भरे अंदाज पर दंग रह गई। कितनी देर तो बोलने के काबिल नहीं रही। दिलावर ने एक नज़र इसकी आंसू से भरी आंखों को देखा और इनसे नजरें चुराकर अंश को आवाज़ दी। अंश प्लीज़ इसे यहाँ से ले जाओ। नहीं, वो चीखी थी। मैं ऐसे नहीं जाऊँगी, मुझे जवाब चाहिए इस बददहदी का। आवाज़ नीचे रख कर बात करो लड़की। अचानक पीछे से तायम्मी की सख्त और ऊंची आवाज़ सुनाई दी। कब से खड़ी तुम्हारी बकवास सुन रही? तुम होती कौन है हमसे सवाल जवाब करने वाली? अपनी उम्र देखो और अपनी हरकतें देखो। माँ बाप को होश नहीं? नन्नी भी चली हैं दादी अम्मा बनने। सुंबल ने रुख मोड़कर अमीना ताई को देखा। ये सब आप करवा रही है ना? हाँ, मैं करवा रही हूँ। बोलो क्या करोगी मेरा? वो दरमियान का फासला समेटकर बिल्कुल इसके सामने जाकर तन कर खड़ी होगी। ताई अम्मी, बाजी और दिलावर भाई की मंगनी बचपन से तय, सब जानते। बाजी ने तो कभी तसव्वुर में भी दिलावर भाई के अलावा किसी को नहीं सोचा। इनके साथ ये जुल्म ना करें, वो मर जाएंगी। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। ताई अम्मी, वो इनके सामने हाथ जोड़कर रो पड़ी। अमीना बेगम ने बेजारी से इसके बेमोल होते आंसुओं को देखा। देखो लड़की, टस्वे बहाने की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं। हम फैसला कर चुके हैं और इसमें दिलावर की भी पूरी मर्जी शामिल है। आखिर क्यों ना हो, नेहा बहुत खूबसूरत है, अमीर है। इसे जहेज़ में वो मिलने वाला जिसका तुम्हारी बहन तसव्वुर भी नहीं कर सकती। जब मुझे मेरे बेटे को इतनी नेमतें मिल रही हैं तो हम क्यों कुफराने नेमत करें? सब तो पहले तो तेन ठुड्डे मार के बाहर कर देना, छितर फेर के जड़ी आवेगी नेहा। सुंबल कितनी देर रोती नजरों से इस मगरूर औरत का चेहरा देखती रही, फिर इसने जुड़े हुए हाथ खोल कर इन्हें पहलू में गिरा लिया। आपको अल्लाह से डर नहीं लगता ताई अम्मी? जो अगर आपको कोई बेटी होती और इसके साथ कोई ऐसा करता? अमीना बेगम ने गज़बनाक नज़रों से इसे देखा और अगले पल इनका हाथ घुमा और इसके गाल पर निशान छोड़ गया। अम्मी, अंस ने एकदम इनको दोनों बाजू से थामा। छोड़ो मुझे अंस, इस लड़की की जुर्रत देखो, मुझे बद्दुआ दे रही है। कोई ज़बरदस्ती है? नहीं करना हमें रिश्ता। इतनी भारी है तुम लोगों को अपनी लड़की, तो ब्याह दो इसे किसी के साथ, कोई ना कोई मिल ही जाएगा। अम्मी बस करें, खामोश हो जाए। अंस ने इन्हें चुप करा। तुम जाओ सुंबल, इसने अब इसे मुखातिब किया। इसने चेहरा साफ करके दिलावर पर एक नफरत भरी नजर डाली और बाहर निकल गई। अंस ने एक अफसोस भरी नजर दिलावर पर डाली, जो नजरें चुराकर अपने कमरे की तरफ मुड़ गया। लानती चवल इंसान। कमरे में बैठे अफराद को जैसे सकता हो गया। सिर्फ अमीना बेगम थी जिनके मुंह से आग निकल रही थी। कयामत की निशानी है, इतनी सी लड़कियों, इतनी बड़ी जुबान। अल्लाह गारत करे इसे मेरे सामने खड़े होकर मुझे कोसने बद्दुआएं देकर आई है, नामुराद कहीं की। ये तरबियत की है तुमने अरशद? शकीला, अपनी बेटियों की एक की जुरत देखो, ऑफिस पहुंच की पूछकछ करने। हद है बेशर्मी की। क्या यही होते हैं शरीफ लड़कियों के लक्षण? और दूसरी, जिसे दुनिया में दिन ही कितने में, मुझसे आकर हिसाब मांग रही है, मुझे इल्ज़ाम दे रही है मैं शादी नहीं होने दे रही हूँ। अगर ऐसा है तो मैं माँ हूँ, मेरा पूरा हक है इस पर। मैं जहाँ जाऊँ अपने बेटे की शादी करूँ, मैं पाबंद नहीं किसी की। कहने के साथ इन्होंने जैसे गहरे गहरे सांस लेकर खुद को ठंडा करने की कोशिश की। और ये लो अपनी बेटी के तोहफे। इन्होंने पास रखा शॉपर उठाकर शकीला के कदमों में फेंका। टाई परफ्यूम की आधी बोतल चंद कार्ड निकलकर शकीला के कदमों में गिरे। वो यूँ लग रहा था मोहब्बत की नाकदरी पर मातम कर रहे हो। शकीला ने नजर उठाकर भी इन्हें नहीं देखा। अगले हफ्ते मेरे बेटे की शादी, और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी दोनों बेटियां मेरी बेटी की खुशियों को नजर लगाने आए। कहकर वो खड़ी होगी। अपनी बेटियों को लगाम दो अरशद, बल्कि मेरा मशवरा, कोई मुनासिब सा रिश्ता देकर ठिकाने लगा दो दोनों को, क्योंकि तुम्हारे छोटे से घर में इंजीनियर, डॉक्टर या बैंकर आने से रहा।
वरना खुद से बोलती हुई मुड़ी, लेकिन इनकी मुस्कुराहट एक सेकंड में सुकड़ी। दरवाजे के बीचों बीच वाजिद साहब और अंस खड़े थे। पता नहीं वो कब से खड़े थे, कितना सुन चुके थे, लेकिन इनकी आंखों से निकलते शोले इनको हिलाने के लिए काफ़ी थे। वो घबराई भी इनके करीब से निकल गई, जबकि वाजिद साहब कितनी देर दरवाजे की दहलीज को थामे जब्त की मंजिलों से गुजरते रहे। इन्होंने अंदर बढ़ते हुए अफसुदा नजर अपने साथ बैठे भाई और भाभी पर डाली। अरशद, वो इनके पास सर झुकाकर बैठ गई, जैसे बात करने के लिए मुनासिब अल्फाज ढूंढ रहे। मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं तुम लोगों का, शबनम का गुनाहगार हूँ। मैंने हत्तुल वसा कोशिश की कि नौबत यहाँ तक न आए, पर मेरे लाख मना करने के बावजूद भी औरत अपनी हठधर्मी से बाज नहीं आई। और ज़्यादा अफसोस मुझे इस बात का कि दिलावर भी इसके साथ है। दोनों को रिश्तों का पास ही नहीं रहा। दौलत की पट्टी बंद की इनकी आंखों पर। मैं हाथ जोड़कर तुम लोगों से माफ़ी मांगता हूँ। तुम लोग बड़े ज़र्फ वाले, तुम मुझे माफ़ कर देना। इन्होंने कहने के साथ हाथ जोड़ दिया, जबकि इनकी आंखों से आंसू बह निकले। अंस ने होंठ काटते हुए बड़ी तकलीफ से अपने बाप के जुड़े हाथ आंखों से निकलते आंसू देखे। प्लीज़ भाई साहब, मुझे शर्मिंदा न करें। आप बड़े हैं मेरे, और मुझे पता है आपकी कोई गलती नहीं, बस नसीबों की बात है। वो ठंडी सांस भरते हुए बोले। सुंबल। अचानक खामोशी में शकीला की ज़ोरदार आवाज़ सुनाई दी। तीनों चौंक कर शकीला का चेहरा देखने लगे। किसी ने भी पहले शकीला की ऐसी ऊंची आवाज़ नहीं सुनी थी। तभी सुंबल के साथ शबनम भी भागती हुई अंदर दाखिल हुई। सुंबल सबको देखकर शकीला का मुंह देखने लगी। इसे देखकर शकीला तेजी से खड़ी हुई और इसके मुंह करीब पहुंचने के बाद दूसरा थप्पड़ इसके मुंह पर जड़ दिया। ये सब इतना अचानक हुआ कि सुंबल के साथ बाकी सब भी हैरान परेशान रह गए। ये तरबियत की थी मैंने तुम्हारी, क्या सोचकर तुम दिलावर से जवाब तलबी करने गई थी? किसने तुम्हें यह हक दिया था, बोलो? इन्होंने इसकी बाजू को जोर का झटका दिया, जबकि जब्त करने के चक्कर में इसका चेहरा बुरी तरह सुर्ख हो रहा था। खाई ना वहाँ मार, और पड़ गई ठंड माँ की तरबियत को मेडल दिलवाकर। इस दिन के लिए तुम दोनों के पैदा होने पर खुशियां मनाई थी, कभी बेटे का शिकवा नहीं किया। तुम दोनों भी पैदा होते मर जाती तो अच्छा था, ये दिन ना देखना पड़ता। अब क्यों बेबसी के एहसास से रो पड़ी। अम्मी, सुंबल बेचैन होकर इनकी तरफ बढ़ी, लेकिन उन्होंने गुस्से से पीछे धकेल दिया। वो जिस हमले की तवक्का नहीं करी थी, लड़खड़ाकर दीवार से लगी। एक पल के लिए से अपना सर घूमता महसूस हुआ। पागल तो नहीं होगी शकीला? अरशद साहब के साथ वाजिद साहब बेसाख्ता आगे बढ़े। इन्होंने एकदम आगे बढ़कर सुंबल को अपने साथ लगा लिया और सहारा मिलते वो जो जब्त करके खड़ी थी बिलक बिलक कर रोने लगी। शबनम ने दुख से अपना सर झुका लिया। इसे इन सबके दुख की वजह अपना आप लग रहा था। शकीला, हमारा गुस्सा इस बच्ची पर क्यों निकाल रही हो? वाजिद साहब ने दुख से अपनी भावज को देखा। तुम्हें कम से कम भाई साहब का ही लिहाज करना चाहिए था। अरशद साहब के कटीले अंदाज पर शर्मसार होकर वाजिद साहब को देखने लगे। माफ़ कर दे भाई साहब, पर इसने गलत किया। इसकी नादानी की वजह से भाभी क्या कुछ नहीं सुना गई। इसमें सुंबल की कोई गलती नहीं, वो बच्ची है जज्बाती है। बहन की तकलीफ बर्दाश्त नहीं हुई तो पूछने चलिए किस मान से आई थी। सामने वालों ने इसका मान नहीं रखा तो बेचारी क्या करती? और अगर सुंबल ना भी जाती तो भी अमीना ने यही कुछ करना था, चोट की दाढ़ी में तिनका। आखिर किसी तरह तो इसने अपनी गलती को कवर करना था। पर भाई साहब, मेरी बच्ची का क्या कसूर था? इसको किस बात की सज़ा मिली? इन्होंने दुख से शबनम का उतरा हुआ चेहरा देखा। शबनम का कोई कसूर नहीं शकीला। दिलावर इस काबिल नहीं था कि हीरा सिफत लड़की इसकी किस्मत में लिखी जाती। अल्लाह देखना इसके कितने अच्छे नसीब करेगा। इन्होंने आगे बढ़कर शबनम के सर पर हाथ रखा तो वो रोते हुए इनके साथ लग गई। इसका सर थपथपाते हुए फिर आप दीदा हो गए। अंस ने भी आगे बढ़कर शबनम के सर पर हाथ रखा। अंस को अपनी तरफ बढ़ता देखकर सुंबल बड़े गैर महसूस अंदाज में बाप से अलग होकर अंदर की तरफ बढ़ गई। इसको जाते देखकर अंस गहरा सांस लेकर बाप के पास आकर बैठ गया। आहो हो न भाई, ये दर्दियाँ हमदर्दियाँ तो फिर नहीं ना चल दियाँ। हाट पर इसने मुड़कर देखा। बनारसी साड़ी के साथ मैचिंग नेकलेस और मेकअप से सजे चेहरे के साथ अमीना दरवाजे के दरमियान खड़ी थी, लेकिन दूर से भी वो इनके चेहरे से इनके गुस्से का अंदाज़ा लगा सकता था। वो दोबारा मुड़कर अलमारी से अपनी मतलूबा शर्ट ढूंढने लगा। इसके बेनियाजी बढ़ने पर अमीना ने नागवारी से देखा। तुम अभी तक तैयार नहीं हुए? क्यों, कहाँ जाना है? वो अपनी शर्ट निकाल चुका था। क्या तुम वाकई अनजान हो कि तुम्हें पता ही नहीं आज तुम्हारे भाई की शादी है? मैं आपको कल ही बता चुका कि मुझे इस शादी में शिरकत नहीं करनी। अंश, तुम पागल तो नहीं होगे? क्या तमाशा बना रखा तुम बाप बेटे ने? गैरों के लिए अपनों का मजाक बनवाने पर तुले हो। कल मेहंदी में किस तरह नेहा के माँ बाप को मुतमिन किया ये मैं ही जानती हूँ। बजाय इसके कि तुम अपने बाप को समझाओ, तुम खुद इनके साथ मिल गए हो। जिनको आप गैर कह रही है ना, इनसे हमारा खून का रिश्ता। मैं कैसे अब्बू को समझा सकता हूँ? वो बड़े हैं, समझदार हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे आपको नहीं समझा सकता। तुम माँ से मुकाबला करो। मुकाबला नहीं करा, बता रहा हूँ। मैं यहाँ तुम्हारी बकवास सुनने नहीं आई, तुमसे कहने आई हूँ तैयार हो जाओ, तुम्हारे भाई का निकाह। तुम लोगों को ज़रा ख्याल नहीं, वहाँ जब वो बाप और भाई के होते हुए भी अकेला होगा तो इसके दिल पर क्या गुजरेगी? अंश इस्तज़ाइया अंदाज में जाओ। ये बात आपने और दिलावर ने क्यों नहीं सोची कि आप लोगों की इस हरकत की वजह से चाचू चाची और शबनम के दिल पर क्या गुजरी होगी? और कल जो आप बगैर किसी वजह के इनके घर इतनी बातें सुनाकर आई हैं, आपको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं हुआ कि इनके दिलों पर क्या गुजरी होगी? अब की बार इसका लहजा गुस्सीला था। मेरी समझ में नहीं आ रहा अंश, आखिर तुम्हें इस लड़की का इतना दर्द क्यों उठ रहा है? कहीं अब इस शबनम ने दिलावर से नाउमीद होकर तुम पर दौड़े तो नहीं डालने शुरू कर दिए? अम्मी, वो बेसाख्ता चीखा। अफसोस हो रहा मुझे आपकी सोच पर। वो मेरी कज़न है, बहन है, दोस्त है। इसे हमेशा मैंने अपनी भाभी के रूप में देखा था। चाचू चाची के चेहरे देखता हूँ तो डर लगता है। अम्मी, क्या आपने कितने लोगों का दिल दुखाया? माँ को बद्दुआ दे रहा है? अमीना ने आंखें फाड़ कर इसे देखा। मैंने क्या किसी को बद्दुआ देनी है? वो सर झटक कर अफसुर्दगी से बोला। अब वक्त गुजर चुका है, आपने जो करना था वो आप कर चुकी हैं। सो अब आप मुझे और अब्बू को हमारे हाल पे छोड़ दें। तो तुम नहीं आओगे? वो अबरूज काकर इससे पूछने लगी। जवाबन वो खामोश रहा। अगर आज तुम ना आए तो समझ लेना अंश, आज से तुम्हारी कोई माँ नहीं। कहकर वो रुकी नहीं थी। इसने गुस्से से हाथ में पकड़ी शर्ट का गोला बनाकर दीवार पर दे मारा।
फिर अंश गया तो नहीं गया। अंश ने इन्होंने हैरत से सामने खड़े अंश को देखा ना। अंश ने इनकी रोई हुई आंखें देखकर नजरें चुरा ली थी। सच्ची क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? इसके पूछने पर शर्मिंदा होकर पीछे हटी। चाचू घर में है? इसने कमरे की नज़रें डालते हुए पूछा। वो भाई साहब के साथ बाहर गए। इसने गहरा सांस लिया। शबनम का है? अपने कमरे में, मैं देखता हूँ। वो सारी रात शबनम के कमरे की तरफ बढ़ गया। दरवाज़ा हल्का सा थपथपाकर अंदर दाखिल हुआ। शबनम ने जल्दी से आंखें साफ करके सामने देखा तो हैरानी से उठकर बैठ गई। तुम शादी पर नहीं गए? नहीं। क्यों? वो बेहद हैरान थी। बस मेरी मर्जी, कहकर इसने साइड टेबल पर रखी किताब उठा ली। तायब्बू भी नहीं गई और तुम भी? वो भी तक पे गई थी। ताइम्मी ने कुछ नहीं कहा? तुमने अच्छा नहीं किया अंश, तुम्हें जाना चाहिए था। ताइम्मी को बुरा लगा होगा। तुम्हें अभी भी इनके बुरा लगने की परवाह है? वो हैरत के बाद नाराज़ी से बोला। हाँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मजीद कोई मुझ पर उंगली उठाए। जो होना था वो हो चुका अंश। अगर तुम और तायब्बा यूँ रिएक्ट करोगे तो कल को मेरे लिए और भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। पहले मेरी वजह से मेरे माँ बाप बहुत दुखी हैं। मैंने मज़ीद दुखी नहीं करना चाहती। तो क्या तुम इसे माफ़ कर सकोगी? पता नहीं, शायद कर दूँ या शायद नहीं। आने वाला वक्त इसका फ़ैसला करेगा। फ़िलहाल मैंने खुद को संभाल लिया। अंश खामोशी से इसका चेहरा देखता रहा। अंश, मेरी एक बात मानोगे? हाँ बोलो। बस की तरफ मत वजह। तुम्हें शादी पर जाना चाहिए। अंश ने हैरान होकर इसे देखा। तुम किस मिट्टी की बनी हो शबनम? वो अफसोस से बोला तो शबनम ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रही। अगले पल वो दोनों हाथों में चेहरा छुपा कर रो पड़ी। थोड़ी देर पहले जिसने दावा किया था कि वो खुद को संभाल चुकी, इन आंसू में बह गया। बहन के रोने की आवाज़ सुनकर सुंबल भागती हुई अंदर आई और इसने एक नज़र रोती हुई शबनम पर को देखा और दूसरा कहर भरी नज़र परेशान खड़े अंश पर डाली। आप लोग क्यों बार बार हमारा तमाशा बनाने आ जाते हैं? जो आप लोग कर चुके क्या काफ़ी नहीं? वो अंश के सामने खड़े होकर बड़ी बदले हाजी से बोली। आप देख नहीं रहे इनकी तबीयत कितनी ख़राब है? फिर क्यों अपनी शक्ल दिखा दिखा कर इन्हें मजीद परेशान करे? अपने घर का जश्न छोड़कर यहाँ क्या लेने आए? सुंबल, शबनम ने गुस्से से ऊंची आवाज़ में इसका नाम लिया। कैसे बात करी हो उनसे? तो कैसे करूँ बात बाजी? ये इसी घर के फ़र्द है जिन्होंने हमारी खुशियाँ छीन ली। इनकी वालदा मोहतरमा थी जिन्होंने आपके लिए कैसे अल्फाज इस्तेमाल किए, तो ये किस मुँह से हमारे घर आए हैं? अंश माथे पर बल डाले होंठ भेंचे से देख रहा था। चुप हो जा सुंबल, अंश का इसमें क्या कसूर? तो क्या हमारा कसूर है? वो उल्टा शबनम से पूछने लगे। किसी का कसूर नहीं, किस्मत की बात है। आप दूसरों की गलती को किस्मत पर डाल सकती है, मैं नहीं। आप माफ़ कर सकती है, मैं नहीं। मैं इनकी शक्ल देखती हूँ तो वो जुमला अधूरा छोड़कर खामोश हो गई, क्योंकि जब्त के बावजूद वो आंसू रोक नहीं पाई थी। आपकी बहुत मेहरबानी होगी अगर आइंदा आप हमारे घर ना आए। सुंबल का अंदाज बहुत टोक था। अंश ने बड़ी संजीदगी से उसे देखा, कुछ कहे बगैर बाहर निकल गया। नहीं उनका की कसूर है, लेकिन गलती वही है कि वो तो हाले दिल टूटे है ना, तो वो समझ सकते हैं कि क्या है। वो फिर नफरत हो जाती है हर बंदे के साथ ही। आपने बुलाया था अब्बू? अंश ने दरबार से झांक कर अंदर देखा। वाजिद साहब ने किताब से नज़र हटाकर दरवाजे की तरफ देखा। हाँ आओ बेटा, कुछ मशवरा करना था। जी। वो पूरी तरह इनकी तरफ मतवज्जो होकर। तुम्हारी माँ और भाई ने जो किया वो सब तुम्हारे सामने। जब मैं ऐशो और शकीला की शक्लें देखता हूँ तो एहसास नदामत घेरने लगता है मुझे। मैंने शबनम के लिए कुछ सोचा तुमसे पूछ लूँ। वो मुसलसल सवालिया नज़रों से इन्हें देख रहा था। इनका चेहरा देखते देखते जैसे वो चौंका था। अल्लाह, इन तेनू बलीदा बकरा बनाने लगी। एक मिनट अब्बू, इससे पहले आप मैं कुछ कहना चाहता हूँ। अमीर दिलावर ने जो भी शबनम के साथ किया मुझे इसका बहुत दुख है, और आप जानते हैं मेरी शादी भी नहीं गया। शबनम को हमेशा मैंने अपनी बहन माना। एक पल के लिए वाजिद साहब खामोश रह गए। तुम समझ के थे मैं क्या कहने वाला हूँ? वो मुस्कुराकर बोले तो वो सर को जाकर रह गया। हाँ मैंने ऐसा सोचा था, लेकिन मुझे पता शबनम भी नहीं मानेगी, इसलिए पहले तुमसे राय ले ली। बहरहाल एक रिश्ता है मेरी नज़र में। असफर मेरा दोस्त है ना, इसका बेटा इंजीनियर है। इसने खुद बात की थी, कोई अच्छी सी लड़की नज़र में हो तो बताना। ये इसका कार्ड है। इन्होंने जेब से कार्ड निकाल कर इसकी तरफ बढ़ा। पहले इसके बारे में पता करो, तसल्ली होने पर इन्हें लड़की दिखा देंगे, फिर जो अल्लाह को मंजूर हो। जी अब्बू। वो कार्ड पर नजरें दौड़ाते हुए बोला। तभी दरवाज़ा खुलने पर दोनों ने मुड़कर देखा जहाँ से मीना अंदर आई थी। मुझे देखकर आप दोनों को चुप क्यों लग गई? इन्होंने बैठकर दोनों को बारी बारी देखा। इन दोनों को खामोश देखकर इन्हें गुस्सा ही आ गया। या बाप बेटे ने खुद साख्ता चुप का रोज़ा तोड़ना या नहीं? यानी कि हद ही होगी। 1 महीना हो गया दिलावर की शादी को, लेकिन मजाल आप दोनों ने ठीक से नेहा से बात की हो। क्या सोचती होगी वो? और दिलावर हनीमून पर जाने से पहले आपसे पूछने आया था तो आपने इससे बात भी नहीं की। पूछने आया था या बताने आया था? अब के वादे साहब चुप नहीं रह सके। तो और क्या करता? इसके सारे ने इसे सिंगापुर की टिकटें गिफ्ट की थी तो क्या मना कर देता? इतने दिल वाले मेरे दिलावर के ससुराल वाले, इतने मोटे कड़े, इतना बड़ा सेट दिया मुझे उन्होंने। रिश्तेदारों की आंखें फटी की फटी रहेगी। यही जो मैं आपके फटीचर भाई के घर अपना लड़का ब्याह देती तो मिलना क्या था सवाए बातों के? वरना खुद भरे अंदाज में बोली। मुझे पता आप ये सब अपनी भतीजे के कहने पर करें, वही आपके कान फटती है ना। अमीना बेगम बंद करो अपनी बकवास, और ख़बरदार आइंदा इनका नाम शबनम का नाम लिया तो तुम इस लड़की के ग्रेड्स का अंदाज़ा भी नहीं कर सकती। वो थी जिसने मुझे शादी में शिरकत करने पर मजबूर किया, वरना तुम्हारा बेटा बाप के होते भी ये तीमों की तरह बैठा होता। इन्होंने फेंकने के अंदाज में किताब मेज़ पर रखी और गुस्से से बाहर निकल गई। मीना ने बंस की तरफ देखा। तुम भी कुछ कह रहे हो? अब जाकर अने हो। इसे उठता देखकर वो नाराज़ी से बोली। कमरे में जा रहा हूँ सोने। माँ के पास बैठते तुम्हें तकलीफ़ होती है? अम्मी सुबह मुझे जल्दी उठना, इंटरव्यू है मेरा एम्बेसी में। एम्बेसी में? वो चौंक कर बोली। क्यों? मैंने ऑस्ट्रेलिया के वीज़े के लिए अप्लाई किया है। तुम ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो? मुझे बताया भी नहीं।
यकीनन तुम्हारे बाप ने तुम्हें ये मशवरा दिया होगा, वो चाहते हैं मेरे बेटे मुझसे दूर हो जाए। वो एक पल में जज्बाती होगी। अंस ने अफसोस से सर लिया। अम्मी पता नहीं आप खुद से अंदाजे कैसे लगा लेती हैं, अबू तो जानते भी नहीं मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ। इसके कहने पर अमीना नजरें चुरा कर रहेगी। कितने अरसे के लिए जा रहे हो? पता नहीं, अभी मुझे कुछ अंदाजा नहीं, कहकर वो दरवाजे की तरफ बढ़ा। अंस रुको, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। जी। वो पलट कर इन्हें देखने लगा। तुमने नेहा की बहन देखी है? कौन सी बहन? इसकी तो कई बहन है, वो कोफत भरे अंदाज में बोला। अरे वही शुमाइला, नेहा से छोटी, डॉक्टर बन रही है, वो जो वलीमे वाले दिन गुलाबी लिबास में थी, वो जिसने बाल सुनहरे रंग के किए थे। वो इसे बड़ी तफसील से बता रही थी। अम्मी वहाँ इतनी लड़कियाँ थी, मुझे क्या पता गुलाबी लिबास में कौन थी, और आप किसके बारे में पूछ रही हैं? क्योंकि नेहा बता रही थी इसकी बहन और इसके पेरेंट्स को तुम बहुत अच्छे लगे, अपनी बहन का रिश्ता तुमसे करवाना चाहती है। वो बड़े जोश से बताकर इसका चेहरा देखने लगी। इन्हें लगा वो भी इनके जितना खुश होगा, लेकिन इसके तासुरात इनके बरक्स थे, सख्त और पथरीले। आपने मुझे दिलावर समझ रखा है? मतलब क्या तुम्हारा? इन्होंने नाराजी से अंस को देखा। लोग तो ऐसे रिश्ते के लिए जूतियाँ घिसा देते और यहाँ बिन मांगे अल्लाह अपना करम करो, तुम कुफरान नेमत करो। अम्मी मैं बिकाऊ नहीं हूँ कि कोई मेरी कीमत लगा और हासिल कर ले। मैं शादी अपनी मर्जी से करूँगा, ऐसी लड़की से जो मुझे समझ सके, मुझे मोहब्बत, इज्जत और सुकून दे सके। और मैं जब भी शादी करूँगा जहेज़ बिल्कुल नहीं लूँगा। इसने जैसे इन्हें जताया। हाँ तो ना लो, पर मिल तो लो, लड़की बहुत अच्छी है। अम्मी अब के वचन चलाकर बोला। जब मुझे इससे शादी करनी नहीं तो मिलूँ क्यों? कहीं तुम्हारे इनकार की वजह शबनम तो नहीं? वो शकी अंदाज में इसका चेहरा देखने लगी। खुदा के लिए अम्मी बस कर दें। इसने बाकायदा इनके आगे हाथ जोड़ दिए। आपको यही परेशानी ना कि मैं शबनम से शादी ना करूँ? तो तसल्ली रखें, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला, लेकिन साथ आप ये भी जान लें मुझे नेहा की बहन में भी कोई इंटरेस्ट नहीं। वो कहकर वो रुका नहीं था। इधर ही मानो तो बंदा ना वो पेट्रोल लेके ना इधर तो छिड़क के ख़त्म करते पे, लेकिन माँ ना बेचारा मजबूरा कुछ कर भी नहीं सकता। बाजी मैं आपको बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। शबनम ने गौर से सुंबल का दमकता चेहरा देखा। वो ना भी कहती थी, इसका चेहरा बता रहा था। जुबैर भाई इतने गुड लुकिंग और इखलाक इतना अच्छा, एक दफ़ा भी नहीं लगा कि हम पहली बार मिल रहे हैं। और इनके घर वाले वो भी बहुत अच्छे हैं, खासतौर पर जुबैर भाई की ममा आपका इतना पूछ रही थी। सच बाजी आप बहुत लकी हैं। सुंबल के पुरजोश अंदाज के जवाब में शबनम की मुस्कुराहट इतनी फीकी थी, सुंबल की मुस्कुराहट सुकर गई। आप खुश नहीं हैं बाजी? सुंबल ने इसके करीब बैठते हुए इसका हाथ थाम कर पूछा। वो सर झुका गई थी, लेकिन सुंबल ने आज़ुदगी से इसकी आंखों से निकलते आंसू देखे। मुझे नहीं लगता सुंबल कि मैं कभी किसी पर यकीन कर सकूंगी। दिलावर मेरा अपना कज़न था और इसकी आंखों में हमेशा मैंने अपने लिए पसंदीदगी देखी थी। इसने सिर्फ पैसों के लिए क्या कर दिया, ये तो फिर गैर है। ये पता नहीं क्या करेंगे। बाजी हर शख्स एक जैसा नहीं होता, और ज़रूरी नहीं जिस तरह की घटिया हरकत दिलावर भाई ने की ज़ुबैर भाई वैसे। मुझे उम्मीद नहीं, यकीन अल्लाह ताला ने आपके लिए अच्छा ही किया जो दिलावर भाई की जगह ज़ुबैर भाई को भेज दिया। कब से आवाज़ें दे रही हूँ सुंबल, नाराज़ी से बोलती हुई शकीला अंदर दाखिल हुई। क्या हुआ है? वो शबनम की शक्ल देख कर रुक गई। कुछ नहीं अम्मी, बाजी को जुबैर भाई के बारे में बता रही थी तो इनकी बातें सुनकर खुशी के मारे रोने लगी। बदतमीज, शकीला ने हंसकर इसे चप्पत लगाई शबनम के सामने बैठ के। मुझे पता शबनम, तुम मेरी बहुत अच्छी फरमाबरदार बच्ची हो, मुझे आज तक तुमने कभी शिकायत का मौका नहीं दिया। मैं आगे भी यही उम्मीद करती हूँ। माजी में जो हुआ इसे किस्सा परिना समझ कर भूल जाओ, क्योंकि तुम्हारा मुस्तकबिल बहुत ताबनाक है। मैं देख सकती हूँ जुबैर वाकई अच्छा लड़का है, बहुत ठीक ठाक लोग हैं, लेकिन खौफे खुदा वाले, लालची बिल्कुल नहीं है। लेकिन ताली हमेशा दोनों हाथों से बचती, कभी एक तरफा रिश्ते कामयाब नहीं होते। अगर वो तुम्हारे साथ अच्छे हैं तो ज़रूरी है कि तुम भी इनके साथ अच्छी तरह पेश आओ। शुरू में हो सकता है तुम्हें एडजस्ट करने में प्रॉब्लम हो, क्योंकि घर घर का रहन सहन तरीका मुख्तलिफ होता है, लेकिन तुम्हें इनके तौर तरीकों को अपनाना होगा, इनके रंग में रंगना होगा, तभी कामयाबी मिलेगी। जुबैर से शादी के बाद तुम्हारा सब कुछ वही है, कभी पीछे मुड़कर देखने की ज़रूरत नहीं, और ना ही कभी मैं तुम्हारी आंखों में किसी और की याद के आंसू देखूं। शबनम ने नज़र उठाकर माँ का चेहरा देखा। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कोई मेरे सामने खड़े होकर मेरी बेटी के किरदार पर इल्ज़ाम लगाए, मेरी तरबियत पर उंगली उठाए। इनका इशारा किस तरफ था शबनम और सुंबल दोनों समझ गए। ये रिश्ता तुम्हारे तायब्बू ने करवाया, इनकी इज्जत का भी सवाल है। दूसरा मुझे तसल्ली इसलिए कि अंस ने सारी मालूमात कर ली है। इसी तसल्ली है तो तुम्हारे अब्बू और मुझे भी तसल्ली है। अंस आया नहीं? शबनम ने अचानक पूछा। पता नहीं, 1 माह से ज़्यादा ही हो गया, आया ही नहीं। बाहर ही तुम्हारे अब्बू से मिलकर चला जाता है। शबनम ने बेसाख्ता सुंबल की तरफ देखा, जिसने बुरा सा मुँह बनाया। अगले हफ्ते वो लोग डेट फिक्स करने आ रहे, तुम अपना हुलिया ठीक करो, रंग देखो कितना ख़राब हो गया। इन्होंने नाराज़ी से शबनम का चेहरा देखा। मैं ज़रा बाजार जा रही, तुम हंडिया देख लेना सुंबल, मेरे आने तक हंडिया तैयार हो। क्या मुसीबत है? सुंबल के रूहान से अंदाज पर शबनम बेसाख्ता मुस्कुराई। मुझे लगता है अंस नाराज़ है। कुछ देर के बाद शबनम की खुद कलामी सुनी तो तनक कर बोली, तो क्या फ़र्क पड़ता, नाराज़ हैं तो रहे नाराज़। शबनम ने अफसोस से सुंबल को देखा। तुम्हें अंस से प्रॉब्लम क्या है? जो कुछ हुआ इसमें अंस का तो कोई कसूर नहीं, इसने तो आखिर तक कोशिश की और अब तक अपनी माँ भाई के खिलाफ जाकर हमारी तरफ आता है। और तुमने छोटी होकर इतनी बड़ी बदतमीज़ी की, ये इसकी बड़ाई है कि इसने तुम्हें जवाब तक नहीं दिया। चाहता तो तुम्हें थप्पड़ भी लगा सकता था और कोई कुछ कहता भी नहीं, क्योंकि गलती तुम्हारी थी। बादी तायब को छोड़कर मुझे इस घर के हर फर्द से नफरत है। अगर आपको लगता है कि वो गलत नहीं तो ये आपकी अपनी सोच है, लेकिन जबकि मुझे वो भी मुजरिम लगते हैं। मेरी इस सोच पर आप ज़बरदस्ती नहीं बदल सकती, लेकिन तुम इसे इस घर से में आने से भी नहीं रोक सकती। ये इसके चचा का घर है और अम्मू अब्बू को वो बहुत प्यारा है, और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी वजह से अपने बेटे से महरूम हो जाए। सुंबल अब की खामोश रही। हेलो की आवाज़ पर इसने चौंक कर शबनम की तरफ
देखा जो फ़ोन पर बात करी थी। मुझे नहीं पता तुम्हारी मसरूफियत क्या है, तुम बस आ जा रहे हो, मुझे तुमसे बात करनी है। सुंबल समझ के वो किससे बात कर रही है, वो सर छटक कर बाहर निकल गई। मैं सुंबल को गलत भी नहीं कहूँगी, लेकिन बेचारे अंश का भी की कसूर। क्या तुम बताना पसंद करोगे कि तुम इतने दिनों से क्यों नहीं आए? शबनम ने नाराज़ी से सामने बैठे अंश को देखा तो मुस्कुरा दिया। बताया तो था मसरूफ़ हूँ। मुझे पता है तुम कितने मसरूफ़ हो, सीधी तरह कौन नाराज़ थे? अंश ने कुछ जवाब नहीं दिया। वो बेवकूफ़ है अंश, तुम जानते हो कितनी जज्बाती है वो, सब भी इसने जज्बात में कहा। जानता हूँ, तो फिर इस नाराज़गी की वजह? नाराज़ नहीं हूँ, इसने उंगलियों से पेशानी को मसला। मैं जानता हूँ गलती मेरे घर वालों की, इस बात पर मैं खुद शर्मिंदा हूँ, लेकिन इनकी गलती का कसूरवार मुझे ठहराया जाए, ये तो गलत है ना। मैं 2 दिन तक सो नहीं सका। शबनम ने शर्मिंदगी से अंश की चेहरा देखा। इसे सुंबल पर बेहद गुस्सा है। अंश, इसकी तरफ से मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। पागल हो गई हो क्या? इसमें तुम्हारा क्या कसूर? खैर छोड़ो ये बात, तुम बताओ तुम खुश हो ना? शबनम ने गहरा सांस लिया। पता नहीं, लेकिन मुतमिन हो, तुम लोगों ने मेरे लिए अच्छा ही सोचा होगा। अंश ने सर हिलाया। जहाँ तक मैंने पता किया और मैं ज़ुबैर से मिला वो अच्छा ही लगा मुझे। बाकी मैं दिल से तुम्हारे लिए दुआ को अल्लाह ताला तुम्हें खुश और आबाद रखे। थैंक यू अंश, तुम वाकई बहुत अच्छे, मेरे लिए बेहतरीन भाई और दोस्त हो। थैंक यू मैडम। वो मुस्कुराता हुआ खड़ा हो गया। कहाँ जा रहे हो? बैठो, खाना बना हुआ है। नहीं यार जल्दी में, परसों मेरी फ़्लाइट है। क्या? वो चीखी। कहाँ जा रहे हो? इसकी हालत पर मुस्कुराया था। ऑस्ट्रेलिया जॉब के लिए अप्लाई किया था, पॉजिटिव रिस्पांस मिला तो सोचा कूच कर जाए। कितने अफसोस की बात है अंश, तुम परसों जा रहे हो और मुझे अब पता चल रहा है, वो भी जो 2 हफ्तों बाद। और जो 2 हफ्तों बाद मेरी शादी है वो। अब किसका लहजा भरा गया। इस बात का मुझे भी अफसोस है शबनम, लेकिन मजबूरी है, मुझे इसी वीक ज्वाइन करना है। लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, मैं राब्ते में रहूँगा। शबनम ने अफसोस से सर लिया। तुम थे तो अम्मी अब्बू और सुंबल की तसल्ली थी, अब कौन ख्याल रखेगा? पागलों जैसी बातें मत करो और ना फजूल बहम पालो। अब्बू यहीं है, वो रोजाना चक्कर लगाएंगे। तुम्हें इजाज़त कैसे मिल गई? शबनम का इशारा अमीना बेगम की तरफ था। मैंने सब करके इतला दी थी। शर्म करो, इसे हंसते देखकर शबनम ने इसे खड़का। अच्छा, अब बुरे बुरे मुंह बनाना बंद करो। ओके, अल्लाह हाफिज़। इसका सर थपथपा के बोला। जाने से पहले मिलने आओगे? वो इसे छोड़ने बाहर आई थी। देखो कोशिश करूंगा। अम्मी सुना आपने, ये ऑस्ट्रेलिया जा रहा है? इसने शकीला को देख कर कहा। हाँ जानती हूँ, बड़ा जल्दबाज लड़का है। इन्हें भी इसके जाने का अफसोस था। इस इतला पर संभल के कान तो खड़े हुए, लेकिन वो टीवी की तरफ देखती रही। अंश ने भी इससे बात नहीं की। वो शकीला और शबनम से मिलकर बाहर निकल गए। इसके बाहर निकलते संभल ने गहरा सांस लेकर चैनल बदल दिया। वो सोकर उठी तो शाम हो रही थी। वो बड़े ढीले ढाले अंदाज में उठी थी। नीचे से आती आवाज़ पर वह हैरान होती हुई कमरे से बाहर निकली। शबनम को शकीला के पास बैठा देखकर बेतहाशा खुशी हुई थी। अस्सलाम वालेकुम बाजी, आप कब आई? वो इसके गले मिलते हुए बोली। काफ़ी देर हो गई, तुम सोई भी थी? उठाया नहीं, शबनम ने मुस्कुरा कर कहा। मैंने कहा भी था तुम्हें उठा दे, खाना कौन बनाएगा? शकीला के कहने पर सुंबल ने बुरा सा मुंह बनाकर शबनम को देखा, जिसकी शक्ल देखकर मुस्कुरा दी। मुंह देखो इसका, काम करने के नाम से जान जाती है। शकीला ने हमेशा की तरह इसे घिर कर। सफियान की तरफ बाजी? इसने अपने भांजे का पूछा। अम्मी के कमरे में सो रहा है, मैं इसे देख कर आती हूँ। वो देरी से उठी तो शकीला ने अफसोस से सर झटका। तुम आई हो तो इसे समझा कर जाओ। शबनम ने हैरत से अपनी माँ को देखा। अम्मी इसमें समझाने वाली क्या बात है? सुंबल माशाल्लाह समझदार है। क्या समझदार है शबनम, हर काम कहकर करवाना पड़ता है और जब भी बात करेगी सोचे समझे बगैर। अम्मी बेफिक्री बहुत बड़ी नेमत है, मैं शुक्र अदा करती हूँ। एक तो फितरतन लापरवाह, दूसरा मेरी तरह इसे बचपन से किसी इनाम से बांध कर मजबूर नहीं किया गया। इसकी सोचें आज़ाद है, जहन की स्लेट साफ़ है। आइंदा ज़िंदगी में हालात जो भी होंगे, कम से कम इसे एडजस्ट होने में प्रॉब्लम नहीं होगी। आज कितने अरसे बाद शबनम के लहजे में फिर बीते माजी का कर्ब बोलने लगा। शकीला ने कुछ परेशानी से बेटी का चेहरा देखा। कोई बात हुई है शबनम? ज़ुबैर ठीक तो है तुम्हारे साथ? शबनम ने एक नज़र माँ का चेहरा देखा जो एकदम परेशान नजर आने लगी, तो वह सर झटक गई। ऐसी एक बात की अम्मी, हर वक्त सुंबल को टोका मत करें। वो कहकर वो उठ गई, जबकि शकीला की दीदी वहीं देखती रही जहाँ से शबनम गई थी। अंदर दाखिल होते इसके चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई। अंदर सुंबल सफियान को घोड़े पर बिठाकर झुला रही थी। अब पता नहीं कौन सी जुबान में बात कर रहे थे। शुरू होगी खाला भांजे की बातें, वो कहते हुए इसके करीब लेट गई। मामा खाला। सफियान ने हाथ में पकड़ा चॉकलेट उठाकर माँ को बताया, खाला ने दिया। शबनम ने मुस्कुराकर आंखें बंद कर ली। बाजी इतने दिन बाद क्यों आई हैं? पता है मैं सफियान के बगैर कितनी उदास हो गई थी। सुंबल ने कहते हुए जोर से सफियान का गाल चूमा, जो अपने से चलाकर चॉकलेट वाला हाथ खाला की नाक पर मारा। तौबा है बाजी, कितना जालिम है आपका बेटा। सुंबल ने नाक दबाते हुए सफियान को नाराजी से बेड पर बिठा दिया। तुमने बिगाड़ी, ये मुक्के मारना तुमने इसे सिखाया था ना? चलो बस फिर, जिसे सिखाया था फिर खाओ भी। हाँ सिखाया था, पर दूसरों के लिए, ये नहीं कहा था कि खाला कोई मारने लग जाए। इसने बुरा सा मुंह बनाकर अपने भांजे को देखा। इसलिए कहते हैं दूसरों के लिए कुआं खोदो तो खुद गिरोगे। शबनम ने मदद से कहने पर उठकर बैठ गई। अच्छा ये बताएं, अब रहेंगी ना? मुझे बहुत काम करने हैं। अम्मी तो कहीं आती जाती नहीं और ना मुझे लेकर जाती है। अब आप आएंगे तो मेरे साथ बाजार चलें, मुझे गर्मियों के लिए कपड़े लेने हैं। ठीक है चलेंगे। जुबैर भी काम के सिलसिले में शहर से बाहर गया, सो 2-3 दिन रुक सकती हूँ। बहुत मज़ा आएगा, इस खुशी में अम्मी को मैं खुश कर सकती हूँ खाना बनाकर। वो कहकर खड़ी होगी। वैसे जुबैर भाई आपको लेने आएंगे?
सुंबल के पूछने पर शबनम ने कंधे उचकाकर लाइल्मी का इजहार किया। कितना अरसा गुजर गया ना बाजी, उन्होंने चक्कर ही नहीं लगाया। मैं खुद इनको फ़ोन करके आने का कहती हूँ। रुको सुंबल, शबनम शबनम उठकर बैठ गई। फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं, वो बिज़ी होंगे, नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो इन्हें लेकर आऊँगी। ठीक है, तो फिर मैं आपके लिए अच्छी सी बिरयानी तैयार करती हूँ। सुंबल के निकलते शबनम के चेहरे की मुस्कुराहट सुकड़ कर सीने में अटका सांस बहाल हुआ। बिरयानी को दम देकर इसने सजावट के लिए रखा धनिया और हरी मिर्चें कढ़ाई गोश्त में छिड़क कर ढक्कन बंद कर दिया। खीरा काटते हुए इसने पीछे मुड़कर देखा जहाँ शबनम अंदर दाखिल हो रही थी। खाना लगाऊं बाजी? नहीं, वो कामरान का फ़ोन आया, वो मुझे लेने आ रहा है। शबनम ने अपने देवर का नाम लिया तो खीरा काटती सुंबल ने गुस्से से छुरी प्लेट पर पटक दी। क्यों, इसको क्या तकलीफ हुई है? इतने अरसे बाद आप रहने आई, फिर भी बर्दाश्त नहीं हुआ? कामरान के दोस्त घर आ रहे हैं और आंटी इतना काम नहीं कर सकती। शबनम के कहने पर वह हूँ करके कहकर तेज तेज खीरा काटने लगी। अच्छा, अब गुस्सा ना करो, मैं कुछ दिनों में दोबारा चक्कर लगाऊंगी, फिर बाजार चलेंगे। कोई ज़रूरत नहीं है, चाहे आप दूसरों की फिक्र करें, मेरी क्या ज़रूरत है? अच्छा चलो, अच्छा चलो गुस्सा छोड़ो, खाना लगा दो। अब्बू के साथ ताया जी भी आए। मैं जग में पानी डालते हुए बोली। बाजी, ताया जी को जाने मत देना, मैं खाना लगा रही हूँ। शबनम को बाहर निकलते देखकर इसने हाँक लगा और तेज तेज हाथ चलाने लगी। शबनम खाना खाते हुए बार बार सामने देख रही थी जहाँ ताया जी सफ़ियान को गोद में लिए खुद का मई से ज़्यादा खिला रहे थे। वो जब भी आती थी ताया जी तभी पहुँच जाते थे सफ़ियान के लिए। वो सफ़ियान से बहुत प्यार करते थे, बच्चे भी मोहब्बत की ज़ुबान समझते। वो भी इनका दीवाना था या फिर अपनी खाला का, जिसके साथ मिलकर बच्चों को भी पीछे छोड़ देती थी। क्या हुआ, तुम खाना क्यों नहीं खा रही? इसे यूँ हाथ रोकते देखकर शकीला को टोकना पड़ा। मैं खा रही हूँ, सबको देखता पाकर मुस्कुराकर बोली। ताया जी, आपकी और सफ़ियान की बड़ी दोस्ती होगी है। इसकी बात पर बादी साहब ने छुपकर सफ़ियान का मुंह चूमा। ये आता है तो रौनक हो जाती है, इससे बातें करते हो तो कुछ देर के लिए सही ऐसा लगता है कोई परेशानी है ही नहीं। शबनम ने गौर से इनका चेहरा देखा, पहले की निस्बत काफ़ी कमज़ोर होने लगे थे। ताया जी, आप काफ़ी कमज़ोर लग रहे हैं। वाजिद साहब ने चौंक कर इसे देखा, फिर सर झटका। उम्र का तकाजा बेटा, कुछ शुगर का भी प्रॉब्लम है शायद, इसलिए। शुगर तो आपको पहले भी थी, वो बाकायदा जीरा करते हुए बोली। आप अपना ख्याल क्यों नहीं रखते? कोशिश करता हूँ, अब के बस संजीदगी से बोले। लेकिन मुमकिन हो ही नहीं पाता, डॉक्टर ने बाजारी खाना खाने से मना किया, जबकि घर में बाजार का खाना आता है। सारा दिन या तो टीवी देखता हूँ या फिर दीवारें, जितनी देर इधर गुजारता हूँ इतनी देर महसूस करता हूँ जिंदा हूँ। अब की बार वो लहजे की अपसुर्दगी छुपा नहीं सके। शबनम ने समेत वो तीनों भी खाना छोड़कर नहीं देखने लगे। भाभी खाना नहीं पकाती? अब की शकीला ने पूछा। इसके जोड़ों का दर्द इतना बढ़ चुका कि उठना बैठना मुहाल है। और आपकी बहू? शकीला के पूछने पर तन से मुस्कुराए थे। मुझे तो पता नहीं कब वो खैर होती है और कब नहीं। दिलावर का पूछो तो वो भी ससुराल में पाया जाता है, वो तलखी से कहकर सफ़ियान के मुंह में नमारा डालने लगे। शबनम, शकीला और अरशद साहब अफसुदगी से वाजिद साहब को देखने लगे। सुंबल को अपने ताया के लिए अफसोस ज़रूर था, लेकिन इनके नज़दीक ताई के लिए ऐसा सलूक कुदरत की तरफ से सजा थी। वो खामोशी से अपनी प्लेट पर झुकी रही। ताई इतना हो रहा था, फिर सुथरी है। ताया जी, इस उम्र में इतना अकेलापन अच्छा नहीं, जबकि आप दोनों की तबीयत भी ठीक नहीं रहती। आप अंश को क्यों नहीं बुला लेते? शबनम बाकी सुनकर परेशान हो गई। वाजिद साहब ने गहरा सांस लिया। दिलावर से तो मैं उम्मीद छोड़ बैठा हूँ, अंसी है बस, वो भी मजबूर है। जब तक कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हो जाता वो नहीं आ सकता, हमारी तरफ वो भी मजबूर है। आखिर में इनका लहजा फीका तो सुंबल की नज़रें बेसाख्ता इनकी तरफ उठी। आज 4 सालों में पहली बार हुआ था जब ताया जी खुल के बोले थे। डाइनिंग टेबल के गिर बैठे सारे नफूसे से खामोश होकर रह गए। इसी खामोशी को दरवाजे पर बजने वाली घंटी ने तोड़ा। अरशद साहब उठकर गए, वापसी पर इनके साथ कामरान था। कामरान को देखकर सुंबल ने गहरा सांस लिया, जबकि शबनम ने गहरा सांस लिया, जबकि सुंबल ने गुस्से से देखा। शबनम खड़ी होगी। आओ बेटा बैठो, खाना लगा हुआ है। थैंक्स आंटी, मैं खाना खा कर बस भाभी को लेने आया था। शबनम तो रहने आई थी ना? अरशद साहब ने हैरान होकर पूछा। जी, पर घर में कुछ ज़रूरी काम है। ठीक है बेटा, थोड़ी देर बैठो। जाओ सुंबल, चाय बना लो। सुंबल मुंह बनाती हुई उठ के। कैसी हैं आप और पढ़ाई कैसी जा रही है? वो सबको चाय देकर कामरान की तरफ आई, जो टीवी के करीब रखे सोफे पर बैठा ब्रेकिंग न्यूज़ देख रहा था। इसको देखकर पूछने लगा। पढ़ाई अच्छी जा रही हो, जैसी भी हो, आपके सामने हो। इसके बेनियाज अंदाज पर बेसाख्ता मुस्कुरा कर बोला। हमेशा की तरफ लाजवाब है। कुछ कहा आपने? वो चौंक कर मुड़ी। जी, वो चीनी कम लग रही है। सुंबल ने अब्रूज काकरी से देखा। पिए बगैर कैसे कह सकते हैं? वो मसनूई संजीदगी से चाय को देखकर इसे देखने लगा। क्या तो आप ठीक नहीं है, अगर आपने बनाई है तो फिर फीकी तो हो ही नहीं सकती। ला खला ना तेरे वगैरह ठरकी दूध थे, कहकर इसने मुस्कुराहट रोकने के लिए कप होंठों से लगा लिया। पहले तो सुंबल समझी नहीं, लेकिन समझ में आने पर इसने दांत पीस कर इसे घूरा। पिछले कुछ अरसे से कामरान के अंदाज और अल्फाज बदले बदले लग रहे थे। वो जितना इसे नज़रअंदाज करती वो इतना अपनी हरकतों से मतवज्जा करता। वैसे आप क्यों आए हैं? मुझे इसके दांत पीसने को एंजॉय करा था, चौंक कर इसे देखने लगा। आपको मेरे आने पर अफसोस है या मेरा आना ही बुरा लगता है? कामरान ने संजीदगी से पूछा। वो गड़बड़ा कर रह गया। मुझे क्यों आपका आना बुरा लगेगा? तो इसका मतलब मैं आपको मेरा आना अच्छा लगता है? वो एकदम पैंतरा बदल को बोला। उफ! सुंबल जी चौकर वहाँ से हट गई, जबकि कामरान ने मुस्कुराते हुए दोबारा कप होंठों से लगा लिया। वो कमरे में आई तो शबनम अपने कपड़े बैग में रख रही थी। बाजी, ये बिल्कुल ठीक नहीं, आप रहने आई थी, मैंने कितने प्रोग्राम बना लिए, तो अब आप जा रही हैं। मैं राजी से बोलती हुई बैठ के सामने रखी कुर्सी पर बैठ गई। शबनम अलबत्ता कुछ कहे बगैर कपड़े रखती रही। अगर आप कहें तो मैं ज़ुबैर भाई से बात करूँ, वो आपको यहाँ रहने दे। अब की बार शबनम ने हाथ रोक कर इसे देखा। मैंने पहले भी तुमसे कहा है सुंबल, इसकी ज़रूरत नहीं, वो काम की वजह से मसरूफ़ होंगे और काम घर में है। बताया तुम्हें दावत है कामरान के दोस्तों की, और ज़ुबैर को पसंद नहीं कि इनके अम्मी और भाई को किसी बात के लिए इनकार किया जाए। मुझे नहीं लगता ज़ुबैर भाई ऐसे हैं। सुंबल के कहने पर शबनम मुस्कुराई, फिर सर झटक कर इसे देखा। तुम कभी कभी ताया जी की तरफ चक्कर लगा ले करो। सुंबल ने इसकी तरफ इस तरह शबनम को देखा जैसे इसका दिमाग चल गया।
मैं क्यों जाऊँ वहाँ? वो नथने फुलाकर बोली। तुम्हें ताई जी की हालत नज़र नहीं आ रही? कितने कमज़ोर हो गए, तुम्हारे सामने बताते ताई जी भी ठीक नहीं रहती। वो इनकी बहू, शायद वो भी इनकी परवाह नहीं करती। 1 मिनट बाजी, वो तेरी से इसकी बात काट कर बोली। जो ताई जी और दिलावर भाई ने किया ना, आप भूल सकती हैं, मैं नहीं। सुंबल, जो गुजर के से दोहराना फजूल है। यही मैं आपसे कह रही हूँ, ताई जी के लिए कुछ भी कर लो फजूल है। वैसे भी इन्होंने जो बोया वही काट रही हैं, और इनकी खिदमत तीमारदारी करना इनके बेटों का फर्ज है, जबकि इन्हें परवाह नहीं, तो आप क्यों अफसोस हो रहा है? सुंबल, शबनम जीत चौकर बोली। प्लीज़ बाजी, मुझे कोई नसीहत ना करे। वो नाराज़ी और बेजारी से बोलती हुई बाहर निकल गई। बाहर चाय का दौर खत्म हो चुका था, ताया जी जा रहे थे। इसने गौर से इनका चेहरा देखा, वो बाकी बूढ़े लगने लगे थे। वो चेहरा गहरा सांस लेकर शकीला और शबनम की तरफ मुड़ी। तभी इसकी नज़र कामरान की तरफ उठी, वो मुस्कुराते हुए इसे देख रहा था। तौबा है, वो चिढ़कर शबनम से मिले बगैर अपने कमरे की तरफ मुड़ गई। कमरे का दरवाज़ा खोलते से झटका लगा। बेड पर लेटे जुबैर को देखकर वो इतनी हैरान हुई कि अपनी जगह से हिल ही नहीं सकी। जुबैर ने एक नज़र इसके हैरान चेहरे को देखा, दोबारा टीवी देखने लगा। शबनम ने सोफे पर अपना बैग रखते हुए बगौर जुबैर का चेहरा देखा, जहाँ ज़रा बराबर शर्मिंदगी नहीं थी। खाना लाऊं आपके लिए? मुसलसल खामोशी पर इसने उकताकर पूछा। खा चुका हूँ, वो चैनल बदलते हुए बोला। आपने तो कहा था आपको ऑफिस के काम से शहर से बाहर जाना है। मैं समझी आप इसलिए नहीं आए कि घर पर नहीं होंगे। आखिर हिम्मत करके वो बोली पड़ी। जुबैर ने अप्रोच करके इसे देखा। मेरा दिल नहीं चाहा, मैं नहीं आया। क्या वहाँ मेरा हाजिरी लगवाना ज़रूरी था? अम्मी अब्बू आपका हर बार पूछते हैं कितना अरसा हो गया आपको इनसे मिले। जुबैर ने तंज़ी अंदाज में सिर झटका। मेरा नहीं ख्याल मेरे नाम मिलने से इन्हें कोई फ़र्क पड़ेगा। और बात वहाँ यकीनन तुम्हारे ताया भी पाए जाते होंगे, जिनसे मैं बिल्कुल भी नहीं मिलना चाहता, क्योंकि मैं अभी अपनी बेइज्जती भूला नहीं। इसके लहजे में शबनम के हलक से वे कड़वाहट उतार दी। जुबैर, वो महज एक गलत फहमी थी। ताया जी का कभी भी आपकी बेइज्जती हो ही नहीं सकते। वो बहुत प्यार करते हैं आपसे, और मेरे हवाले से इन्हें आप बहुत अजीज़ हैं। आपको इसलिए मेरे ताया जी ने मेरे लिए पसंद किया, और मुझे इसी बात का अफसोस है। शबनम ने अफसोस भरी नज़रों से इसे देखा। क्या आपको मेरे पर शादी पर अफसोस है? इन दोनों के दरमियान सिर्फ लफ्ज़ों का ही तबादला था। जुबैर ने आज इसे लफ्ज़ों का ही भरम था। जुबैर ने आज इसे भी तोड़ दिया। मेरा मुंह मत खुलवाओ शबनम, तो बेहतर होगा। इस पर शुक्र मनाओ कि मैंने आज तक तुम पर पाबंदी नहीं लगाई है। अगर मुझसे बहस की तो आइंदा हमेशा के लिए वहाँ जाना बंद कर दूंगा। वो उंगली उठाकर धमकी देने वाला अंदाज में बोला। लाख दिल्ला ना, वैसे जुबैर देते हैं कि दौरा पे आ। लाइट बंद करो, मुझे सोना है। वो करवट बदल कर लेट गया, तो शबनम लाइट बंद करके दूसरे कोने पर आ गई। और आज भी इसका तकिया आंसू से भीग रहा था। जब जुबैर से इसकी शादी हुई, तब से इसके दिल और दिमाग में किसी और का बसेरा था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इस हकीकत को कबूल कर लिया। जुबैर का रवैया इसके साथ अच्छा था। घर में इसकी सास और देवर थे। शुरू में सब ठीक थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसकी सास को इसमें खामियां नजर आने लगी। दोनों बेटे माँ के इतने ताबेदार थे कि माँ की आंखों से निकलते, माँ की आंखों से देखते और कानों से सुनते थे। और जो खामियां शबनम में मौजूद ही नहीं थी, माँ के साथ जुबैर को भी नजर आने लगी। रोज़ घर में से बेइज्जत किया जाता। वो भी ऐसे ही दिन था जब वो सर चुका जुबैर और आंटी की लंतरानियाँ सुन रही थी, जब अरशद साहब के साथ वाजिद साहब दाखिल हुए। इनके लिए सब हैरान कौन था, क्योंकि आज तक शबनम यही कहती आ रही थी कि सब बहुत अच्छा। इनको ये अचानक सामने देखकर जुबैर की अम्मी का रंग फक हो गया। अरशद साहब तो दुख के मारे कुछ बोल ही नहीं सके, लेकिन वाजिद साहब खुद पर काबू नहीं रख सके। जो इनके दिल में उन्होंने जुबैर और इसकी माँ को सुनाया। जवाबन जुबैर भी बदले हाजिर पर उतरने दीजिए इसको भुगतना था। ताजी से ले जाने पर बजीद था, और वो दूसरी तरफ जुबैर और इसकी अम्मी भी इसे रखने को तैयार नहीं थी। वो घर आके यहाँ आकर भी इसने जुबैर का भरम रखा। 1 महीना गुजर गया। इसके माँ बाप एक बार फिर इसकी वजह से परेशान थे। वो जानती थी जुबैर इसे लेने नहीं आएगा। एक दिन वो खुद ही अपनी अना का गला घोंट कर चली है, लेकिन क्योंकि इसका एक बच्चा था और दूसरी शादीशुदा लड़की माँ बाप के घर बैठी हो, तो दुनिया लड़की और इसके घर वालों का जीना मुहाल कर देती है। इस दिन के बाद जुबैर का भी ससुराल नहीं आया। हालांकि हालात देखते हुए ताया जी माफ़ी भी मान चुके थे। बधाई सब ठीक हो गया था, लेकिन कितना ठीक हुआ था ये सिर्फ वो जानती थी। चलो पहले केड़ा सही सी बगैर इंसान जहर लगता मुझे इस तरह के बगैर मर्द। आ रहा हूँ भाई, कौन है? बतवाते बस्ती घंटी पर बड़बड़ाते हुए गेट की तरफ बढ़ रहे थे। गेट खुलते इनकी नज़र 2 ट्रैवलिंग बैग से होती हुई सामने खड़े शख्स पर जाकर रुकी। इन्होंने आंखें बंद करके दोबारा खोली, लेकिन सामने का मंजर नहीं बदला। अंस, इन्होंने बेयकीनी से पुकारा। अस्सलाम वालेकुम अब्बू, वो जोश से बोलता हुआ इनके गले लग गया। कैसे आप? वो इसी तरह बाजू में लिए इनका चेहरा देखने लगा। आने की इतला ही दे देते, मैं तुम्हें खुद लेने आ जाता। मैं कोई छोटा बच्चा हूँ अब्बू, जो रास्ता भूल जाता। देखें ठीक ठाक खैरियत से पहुंच गया। वो दोनों हाथों में बैग थामे इनके पीछे चलने लगा। हट पर इन्होंने मुड़कर देखा और दरवाजे में खड़े अंस को देखकर बेसाख्ता उठी थी। अगली पल वो इसके गले लगकर इस तरह रोई कि इसके साथ साथ वाजिद साहब भी आप दीदा हो गए। अम्मी बस करें, मैं जिंदा सलामत आपके सामने, और आप ऐसे रो रही हैं जैसे मैं। बकवास ना कर, अमीना ने बेसाख्ता थप्पड़ मारते हुए इसे रोका था। 4 साल बाद आए हो, ये नहीं सोचा पीछे माँ बाप का क्या हाल होगा। वो इसका चेहरा देखते हुए शिकवा करने लगी। तेरे बगैर मामा ना तो यही सलूक होना चाहिए था। सॉरी अम्मी, मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि आप दोनों का ये हाल होगा। मैं तो मुतमिन था कि दिलावर है, इसकी बीवी है। वह अफसुदगी से अपने माँ बाप के चेहरे देखते हुए बोला, जो अपनी उम्र से ज़्यादा बुरे नजर आते। इसने हमारा क्या ख्याल करना, वो तो खुद बीवी के रहमो करम पर है। मेरी किस्मत ख़राब थी जो लालच में अंधी होकर बेटे को खुद कुएं में धकेल बैठी। अमीना ने कहकर एक बार फिर रोना शुरू कर दिया। बस इधर ही तेरे वगरिया औरतों का ही अंजाम होता। आप बैठे अम्मी, अंस ने थाम कर दोबारा बेड पर बिठा दिया। मैं जब भी फ़ोन करता था, आपने कभी मुझे नहीं बताया कि यहाँ पर ये सब चल रहा, और ना कभी दिलावर ने कोई जिक्र किया। वो फिक्रमंदी से बोला। तुम्हें क्या बताते बेटा, तुम क्या कर सकते थे? अमीना उल्टा इससे पूछने लगी। ठीक कह रही है अमीना,
तुम क्या कर लेते? वैसे भी जिसने कांटे बोए इसे फूलों की उम्मीद तो नहीं रखनी चाहिए। वालिद साहब के तंजिया अंदाज पर बिल्बिला उठी थी। दिलावर की परेशानी क्या कम है जो हर वक्त तंज के तीर तैयार रखते हैं? कभी इन्होंने मेरी परवाह नहीं की, खुद तो भाई के घर जाकर दिल हल्का कराते, कभी मेरा सोचा मैं किससे दिल की बात करूँ। सालों बाद इन्हें कोई अपना नजर बिना रुके अपने दिल की भड़ास निकाली थी। तेरे बगैर औरतें ना यही कुछ होता, बिल्कुल सही कह रही है तेने। आप ही अब्बू के साथ चली जाया करें चाचू की तरफ। वो मुस्कुरा कर बोला तो वो खामोशी से नजर चुरा गई। खैर आप परेशान ना हो, मैं आ गया हूँ, इसने कहते मैंने बाजू के घेरे में ले लिया और मुस्कुराकर बाप को देखा जिनका चेहरा एकदम पुरसुकून लगने लगा था। आज की सुबह बड़ी खूबसूरत थी। शहर में खड़े होकर बाजू फैलाकर इसने हवा की ताजगी को महसूस किया। इंसान दुनिया में कहीं भी चला जाए अपना मुल्क, अपना घर और अपने बिस्तर को कभी नहीं भूल सकता। इसने मुस्कुराकर आंखें खोली। एक भरपूर नाश्ते की तलब इसके अंदर बेदार हुई। इसने मुड़कर अमीना के कमरे की तरफ देखा। यकीनन इस वक्त तो सो रही होंगी क्योंकि रात को काफ़ी देर तक उससे बातें करती रही थी। उसने ज़बरदस्ती फजर के वक्त इन्हें सुलाया था। वो गेट की तरफ बढ़ा। अब इसके कदम मानूस रास्ते पर चल रहे थे। दरवाजे पर दस्तक देते मतवक्का रद्द-ए-अमल का तसव्वुर करते मुस्कुरा उठा था। इस वक्त कौन आ गया? दरवाजे के करीबी से शकीला की आवाज़ सुनाई दी। फिर दरवाज़ा खुल गया और इसकी तवक्का के ऐन मुताबिक शकीला इसे देखकर हैरान रह गई। वो खुद आगे बढ़कर इनके गले लग गया। कैसी हैं आप चच्ची? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। आए कब हो? और भाई साहब ने बताया भी नहीं। मैं अंदर आ दूँ चच्ची? इसके पूछने पर शकीला ने माथे पर हाथ मारा। तुम्हें देखकर मैं सब भूल गई। इसका बाजू थाम कर अंदर ले आई। मैं रात को आया था, अचानक प्रोग्राम बना, अम्मी अब्बू को भी नहीं पता था। वो सोफे से टेक लगाकर बोला, चच्ची मैं दरअसल इतनी सुबह आपके हाथ का नाश्ता करने आया। इसने बिला झिझक अपनी ख्वाहिश बयान की। मैं सदके और इसकी फरमाइश पर शकीला जैसे निहाल होगी। क्या खाएगा मेरा बेटा? पराठा, ऑमलेट, हरी मिर्च और धनिए वाला और ज़बरदस्ती चाय। इसने होंठों पर ज़ुबान फेरते हुए चटखारा लिया। मैं बस अभी बनाती हूँ, तुम आराम से लेट जाओ या टीवी लगा लो। इसकी बोझियत के एहसास के पेश नज़र वो इसे मशवरा देकर किचन की तरफ बढ़ गई। वो भी दोनों हाथ गर्दन के नीचे रख कर लेट गया। उफ अम्मी, आप इतनी सुबह सुबह किसके लिए नाश्ता बना रही हैं? गनूदगी में डूबी नस्वानी आवाज़ पर इसने झटके से आंखें खोली। वो आंखें मलती हुई इधर ही आ रही थी। इसकी नज़र अंस पर नहीं पड़ी थी, जबकि अंस ने एक बार भी पलकें नहीं झपकी। वो अपनी ही चौंक में सोफे पर बैठ गई और अंस ने तेजी से अपनी फैली हुई टांगों को समेटा। वो धप से बैठी और सर तोहफे की पुष्ट से टिका दिया। सुबह सुबह इतना शोर मचा देती अम्मी, सोने भी नहीं देती। इसने बड़बड़ाते हुए आंखें खोली और जो ही इसने गर्दन घुमाई इसको महावरतन हकीकतन झटका लगा। अंस भाई? वो पूरी आंखें खोलकर बोली। इसके चेहरे पर छाई हैरत अंस को हंसाने के लिए काफ़ी थी। आप कब आए? अभी। वो मुस्कुराहट रोकते हुए बोला। अभी? इसने हैरत से दोहराया। सीधा इधर आ रहे हैं? अंस ने मासूमियत से सर हिलाया। और आपका सामान? इसने मतलाशी नज़रों से इधर तो देखा। वो एयरपोर्ट वालों ने रख लिया। वो पूरी संजीदगी से बोला तो अब की बार सुंबल ने आंखों को धंधिया कर इसे देखा। आप मुझे उल्लू बना रहे हैं? पागल, भला मुझे क्या ज़रूरत है? इसके चेहरे की हंसी नज़रअंदाज करते हुए तेरी से किचन की तरफ भागे। अम्मी बाहर चले, देखें अंस भाई आए। इसके जोश पर पराठा पलटती शकीला बेसाख्ता मुस्कुराई। जानती और सुनो, अपने अब्बू को भी जगा दो। वो जो ब्रेकिंग न्यूज़ देने आई थी मायूस होकर पलटी। सुंबल जी? अंस के सामने कोई फजूल बात मत करना। माजी गुजर चुका है। दिलावर और शबनम अपनी अपनी ज़िंदगी में खुश हैं। अब इतने सालों बाद अंस आए, मैं नहीं चाहती तो इसका ये तुम्हारे अब्बू का दिल बुरा हो। तुम जानती हो ना वो अंस को बेटों की तरह चाहते हैं। इनके लहजे में छुपी तनबीह पर सर लाती अरशद साहब को जगाने इनके कमरे में आ गई। अब्बू अंस भाई आए। इसका इतना कहना था। अरशद साहब ने पट से आंखें खोलकर इसे देखा। कौन? इन्हें लगा इन्हें सुनने में गलती होगी। अंस भाई। इसने अब जोर से दोहराया तो वो तेजी से उठे। सुम्बल ने अफसोस से सर हिलाया। सारे ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे अंस भाई नहीं बल्कि प्रिंस विलियम आया। वो मुंह बनाते हुए बाहर आ गई। इसका पराठा भी आधा ही हुआ था जब अंस ने दूसरे पराठे की तरफ हाथ बढ़ाया। अब की दफ़ा जुबान में होती खुजली को रोक नहीं सकी। लगता है अंस भाई वहाँ आपको खाना नहीं मिलता। अंस के साथ शकीला और अरशद ने भी एक साथी से देखा। शकीला के चेहरे पर गुस्सा था जबकि अंस मुस्कुरा दिया। सच, वहाँ ऐसा खाना कहाँ मिलता है? वो शर्मिंदा हुए बगैर दोबारा खाने लगा। वहाँ तो चलो ठीक है, पर मुझे लगता है अपने घर भी किसी ने आपको खाने का नहीं पूछा। शर्मिंदगी के मारे अरशद साहब के चेहरे का रंग बदल गया जबकि शकीला ने बेसाख्ता इसे थप्पड़ लगा दिया। आउच! थप्पड़ ज़्यादा ज़ोर से लगा था। ठीक कह रही हो, घर में सब सो रहे थे और जाग भी रहे थे तो मुझे चच्ची के हाथ का पराठा खाना था। वो इसकी आंखों में देखकर बोला। बेटा इसकी बात का बुरा मत मानना, इसे फजूल बोलने की आदत है। शकीला ने दांत पीस कर अपनी बेटी को देखा। जानता हूँ चच्ची, इसका पराठा ख़त्म हो गया था। वो अरशद साहब से बातें कर रहा था। सुंबल डरते डरते किचन में दाखिल हुई। जानती थी माँ का गुस्सा रूज पर होगा। मैंने मना किया था मुंह बंद रखना। बेचारे बच्चे का नाश्ता ख़राब कर दिया। शर्म नहीं आई हूँ इसके नवाले गिनते हुए। अम्मी? वो बिदबिदा कर गई। जबकि वो नाराज़ी से चाय का कप लेकर बाहर निकल गई। वो पीछे आई थी। कहाँ जा रहे हो अंस? चाय तो पी लो। नहीं चच्ची, देर होगी, मुझे वक्त का पता नहीं चला। अम्मी अब्बू को बताया बगैर निकल आया था, वो उठ के होंगे। शकीला की घुड़ी पर इसने हड़बड़ाकर अंस को देखा। वो बाहर से आ रहा था। अरशद साहब की नाराज़ नज़र पर वह बेसाख्ता अंस के पीछे आई। अंस भाई? अंस रुक गया और मुड़कर इसे सवालिया नज़र से देखने लगा। सॉरी अंस भाई, मैं मजाक कर रही थी। वो इतना कहकर इसका चेहरा देखने लगा। सुंबल को अंदाज़ा नहीं हुआ कि वो नाराज़ है या नहीं। आप नाराज़ तो नहीं? अब की बार अंस ने गहरा सांस लिया। बाज़ लोग ऐसे होते हैं जिनसे नाराज़ नहीं हुआ जा सकता और तुम मेरे लिए लोगों में से हो। इसके अंदाज में कुछ ऐसा था कि इसके चेहरे को देखने लगी, यहाँ तक कि एक मुस्कुराहट उछालता दहली से पुर करके। मैं क्या सीना कोष्टा चढ़ का चक्कर है दिया। मुंतर आया तो अब मीना और बाजिद को अपने इंतजार में पाया। कहाँ चले गए थे अंस? कितना परेशान हो गए थे हम। इसे देखते मीना नाराज़ी से बोली। क्या अब अम्मी, मैं बच्चा थोड़ी यहीं पैदा हुआ और
बड़ा हुआ, सुबह आप लोग सो रहे थे तो मैं चच्चू की तरफ चला गया। अमीना ने सुनकर बुरा सा मुँह बनाया। बाप बेटे को और कोई काम ही नहीं, वो बड़बड़ा कर कि दिलावर है, दिलावर है। अच्छा कहाँ है वो? बेसाख्ता खुश होने के बाद मैं तलाशी नज़रों से इर्द गिर्द देखने लगा। अपने कमरे में। तुम चलो मैं नाश्ता लाती हूँ। नहीं मैं नाश्ता करके आया हूँ, वो कहकर मुड़कर जबकि अमीना कितनी देर तक बड़बड़ाती है। बड़े अच्छे लग रहे हो, दिलावर ने इससे मिलते हुए कहा। और तुम मुझे कमज़ोर लग रहे हो। इसकी निस्बत अंस ने संजीदगी से कहा। तुम्हारा वहम है, अरसे बाद देख रहे हो ना, दिलावर ने हंस कर डाला। वैसे बड़े बेमरब्बत हो, ऐसे गए मुड़कर खबर नहीं ली। जितना कॉन्ट्रैक्ट था इतनी देर तो रुकना था। वैसे भी मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि यहाँ ये हालात है। मैं तुम्हारे भरोसे सब छोड़ कर गया था, मुझे क्या पता था तुम इतने लापरवाह हो चुके। अंस का अंदाज अब सोच लिए हुए था। मैं लापरवाह नहीं, मजबूर हूँ अंस, वो गहरा सांस लेकर बोला। मतलब? अंस ने कुछ हैरत से पूछा। दिलावर ने दोनों हाथों से सर थाम लिया। मैं किस अजियत से गुजर रहा हूँ कोई नहीं जानता। जब से शादी की, शायद ही कोई एक दिन भी हो जब मैं सुकून से रहा हूँ। नेहा को अपने बाप के पैसे का कुछ ज़्यादा ही मान है। आए दिन कोई ना कोई मुतालबा। मेरी शराफत को मेरी कमज़ोरी समझती है। मैं लड़ाई को इसलिए तोड़ नहीं देता क्योंकि मैं घर तोड़ना नहीं चाहता, लेकिन इसे पता नहीं किस बात का जाम है, फंस गया मम्मी की बात मानकर। अम्मी की बात मान के बगैरत, सब तो अगे बगैरत ही सी। परेशानी से दिलावर की बातें सुनते अंस ने गहरा सांस लिया। गलती सिर्फ अम्मी की नहीं दिलावर, तुम भी इसमें बराबर के शरीक हो। लालच की पट्टी तुम्हारी आंखों पर भी बंधी थी। तुमने हीरे को खोकर पत्थर का इंतखाब किया था। जानता हूँ, दिलावर ने बालों को मुट्ठी में भेज लिया। कभी कभी लगता है मुझे शबनम की बद्दुआ लगी है। वो ऐसी नहीं, अंस बेसाख्ता बोला। तुम कभी मिले हो इससे? अंस ने दिलावर से पूछा। नहीं, मैं शादी के बाद ना मिला हूँ ना इसे देखा, और यही नहीं, चच्ची संबल लोग भी ना आते हैं ना अम्मी जाते हैं, सिर्फ अब्बू चाचू ही आते जाते हैं। खैर तुम अपना दिल बुरा ना करो, नेहा को प्यार से समझाओ, वो समझ जाएगी। आज नहीं तो 2-3 दिन तक शबनम से मिलने जाऊंगा, तुम चलोगे? उठते हुए अचानक अंस ने दिलावर से पूछा। नहीं, इसने चौंक कर देखा, फिर नज़र चुरा कर खड़ा हो गया। नहीं तुम जाओ, मुझे नेहा को डॉक्टर के पास जाना है। अंस ने सिर्फ एक नज़र से देखकर खामोशी से बाहर निकल गया। फिर दौर फिटे मुँह अंस दे रहे थे। इधर बगैर तुमने दुकान लेके चला तू। रोटियों को अच्छी तरह दस्तरखान में लपेट कर इसे हॉटपॉट में रखा और शामी कबाब फ्रिज से निकाल कर शेल्फ पर रखे। अब इसने कढ़ाई चूल्हे पर रखी थी जब जुबैर की आवाज़ पर भी जल्दी से चूल्हा बंद करके अंदर की तरफ भागी। अंदर दाखिल होते इसकी धड़कन तेज़ हुई। जुबैर, इसकी वालदा और कामरान तीनों एक साथ बैठे हुए थे। इन तीनों का एक साथ बैठना कम से कम इसके लिए अच्छा शगन नहीं था। आओ शबनम बैठो, इसकी सवालिया नजरों के जवाब में जुबैर की वालदा रुकैया ने से बैठने का इशारा किया। हम अभी कामरान की शादी की बात कर रहे थे, मैंने 2 लड़कियां पसंद की, पर कामरान कुछ और ही कह रहा है। रुकैया बेगम की इतनी लंबी तकरीर कम से कम इसकी समझ से बाहर थी। इसे कोई और लड़की पसंद है, अब ये और बात है कि मुझे इसकी पसंद से इख्तलाफ है। इन्होंने ठंडी आ भरी शबनम ने पहलू बदला। इसे कबाब तलने थे, सफियान को दूध पिलाना था, और यहाँ पर फजूल टॉपिक। भला कामरान की शादी जिसका क्या ताल्लुक? आज तक तो किसी ने कभी इसे मुझसे मशवरा किया नहीं। हैरान थी। तेरी भैन दे बारे गल होने लगी। अम्मी आप भी क्या बातें लेकर बैठ गई? सीधी तरह बात करें, आखिर में जुबैर बेजारी से बोला। कामरान को संबल पसंद है, हम चाहते हैं कि तुम अपने घर वालों से बात करो। शबनम की आंखों के सामने जैसे अंधेरा छा गया। क्यों भाभी, आपको कोई प्रॉब्लम है? इसकी मुसलसल खामोशी पर कामरान तंज़ी अंदाज में गोया हुआ। शबनम ने होठों पर जुबान फेर कर खुद को बोलने पर आमादा किया। मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? मैं अम्मी अब्बू से बात करूँगी, फिर इनकी जो मर्जी। इनकी मर्जी नहीं, तुमसे कहने का मकसद ये कि हमें जवाब हाँ में चाहिए। तुसी मामे लगदे ना बगैरत लोग, गंदे लोग। रुकैया बेगम ने अब्रूज का आकर आंखों से बेटे को इशारा किया। एक और बात भी करनी थी तुमसे। शबनम ने धड़कते दिल से जुबैर को देखा। मैंने जॉब छोड़ दी है। लाख दिलान था। शबनम ने गहरा सांस लेकर तने हुए असाब को ढीला छोड़ा। इसीलिए मौसूफ पिछले 4 दिन से घर में पाए जा रहे थे। मैं अपने दोस्त के साथ बिजनेस शुरू करना चाह रहा हूँ, जिसके लिए मुझे एक हैवी अमाउंट की ज़रूरत है। शबनम लबसी से देखती रही। मेरे पास तो कुछ नहीं, तुम जानती हो, इसलिए। इतना कहकर जुबैर ने रुककर माँ का चेहरा देखा और शबनम ने इनकी आंखों का ताक़ुब किया। तुम अपने अब्बू से कहो अगर वो कुछ रकम का बंदोबस्त कर सके। ओह, बेसाख्ता शबनम के मुंह से निकला। तभी इतनी लंबी तमहीद बांधी जा रही थी। कितनी रकम? इसने दिल कड़ा करके पूछा। 10 लाख? 10 लाख? 10 लाख? शबनम की चीख इसके हलक में दफन होकर रहेगी। इसमें इतना चौंकने वाली क्या बात है बहू? रुकैया को बुरा लगा। इतना तो जुबैर का हक बनता है। 2 कपड़ों में लाए थे तुम्हें, कभी जताया नहीं। पर हुआ क्या? जब से आई हो मेरे बेटे पर तो जैसे रिस्क के दरवाजे बंद होकर रह गए। ये एहसान कम करें कि तुम्हारी बहन का रिश्ता मांग रहे। भाई तुम लोगों का है नहीं तो तुम दोनों का ही है, और शादी के बाद रहना तो तुम दोनों ने साथ ही है ना, तो तुम्हारे घर की कीमत 60-70 लाख तो होगी। हक्का बक्का इनका मुंह देख रही थी, जिन्होंने जायदाद का अंदाजा लगाने के साथ कितनी शानदार मनसूबाबंदी भी कर रखी थी। पर जुबैर, मैं अब्बू को ये तो नहीं कह सकती हूँ मकान बेच दें। वो दोनों इस बुढ़ापे में कहाँ धक्के खाएंगे? इसकी बात पर जुबैर के माथे पर बल पड़ गए। देखो शबनम, हमने आज तक तुम्हें कोई तकलीफ नहीं दी, ना कोई डिमांड की। लाख तिल्ला ना तड़ी गल कर दे, डुब के मर जाओ। तुम्हारे घर वालों को तो शायद दामाद की इज्जत करना नहीं आती है, जो तुम्हारे ताया ने कि अब हम भूले नहीं। अब ये तुम्हें फैसला करना है कि तुम्हें अपने माँ बाप का घर बचाना ही अपना। सोच समझ कर फैसला करना। एक बात, जब भी अपने अब्बू के घर जाओ सोच समझ के जाना। तब तक वापस ना आना जब तक मेरी मतलूबा रकम तुम्हारे हाथ में ना। महफिल बर्खास्त होगी। वो तीनों जा चुके थे, जबकि अभी तक सख्ते की कैफियत में बैठी थी। इसे ड्राइंग रूम में बैठे 15 मिनट से ज़्यादा हो गए थे, लेकिन घर का कोई फर्द दोबारा अंदर नहीं आया। इसने कोफे से दोबारा खड़ी को देखा। तभी शबनम अंदर दाखिल हुई। होठों पर मुस्कुराहट और आंखों में आंसू लिए बड़े बेसाख्ता अंदाज में इसके सीने से लगी। अंस का हाथ इसके सर पर ठहर गया। अरे भाई बस करो, अब तुम्हें आ गो। तुमने तो रोने में अम्मी को भी पीछे छोड़ दिया। शबनम को खुद ही अपने जज्बातीपन का एहसास हो तो दोनों हाथों से चेहरा साफ करके इसके साथ बैठ गई। कब आए हो? कैसे हो? अच्छे लग रहे हो।
शबनम इसका चेहरा देखते हुए मोहब्बत से बोली। अंस हंस पड़ा। खुद ही सवाल खुद ही जवाब दे रही हो, अपनी सुनाओ, क्या हालत बनाई हुई है। अंस ने इसकी सूझी हुई आंखों को तशवीश से देखा लेकिन लहजा सरसरी रखा। बस कुछ नहीं, वो नजरें चुरा कर बोली। सफियान। दरवाजे में खड़े बच्चे को इसने आवाज़ दी तो अंस भी इधर देखने लगा। अरे ये तुम्हारा बेटा है। अंस ने बेख्तियार उठा और सफियान को गोद में उठा लिया। कितना क्यूट है, बिल्कुल मुझ पर गया। शबनम दिल से मुस्कुराई। हर क्यूट बंदा तुम्हें अपने जैसा क्यों लगता है। सफियान हैरत से कभी माँ को कभी अंस को देख रहा था। ये बोलता नहीं। अंस ने बैठते हुए इसे गोद में बिठा लिया। बहुत बोलता, तुम्हें पहली दफ़ा देख रहा ना, इसलिए चुप है। थोड़ी देर इंतज़ार करो, अभी शुरू हो जाएगा। और सुनाओ, अब रहोगे ना। देखो सोचकर तो नहीं आया था ऐसा, पर घर के हालात देखकर लग रहा है यहीं रहना पड़ेगा। क्यों, खैरियत। शबनम चौंकी। हाँ वो दिलावर, वो भी इतना ही बोला था जब जुबैर अंदर दाखिल हुआ। अस्सलाम वालेकुम। अंस खड़ा हो गया। कैसे हैं जुबैर भाई। इसने मुस्कुराते हुए मसाफे के लिए हाथ बढ़ाया जिसे जुबैर ने बड़े तकल्लुफ़ से थामा और इसी तकल्लुफ़ से सोफे पर जाकर बैठ गया। शबनम ने शर्मिंदा होकर अंस को देखा लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वो जुबैर के साथ रवैये को नज़रअंदाज करके इसे बातें करने की कोशिश कर रहा था। वो ड्रिंक लेकर वापस आई तो अंस भी खामोश बैठा था। इसके बढ़ाने पर इसने ग्लास थाम लिया लेकिन पिया नहीं। मुझे थोड़ा ज़रूरी काम था, चलता हूँ। अंस ने खड़े होते हुए कहा। ये मैं तुम्हारे और जुबैर भाई के लिए लाया था। इसने एक बैग शबनम की तरफ बढ़ा। और ये सफियान के लिए। इसने दूसरा बैग भी शबनम को थमाया। अंस थोड़ी देर बैठो, मैं खाना लगाती हूँ। वो शर्मिंदा होकर बोली क्योंकि वो कितनी देर से बैठा था और घर में से कोई ना इससे मिलने आया ना किसी ने इसका पूछा। नहीं, ज़रूरी काम से जाना है मुझे। अच्छा वांस, तुम आगे। शबनम को कुछ दिनों से अपने अब्बू की तरफ जाना था। मेरे पास तो टाइम नहीं, ऐसा करो तुम आए हो तो ले जाओ। शबनम ने सांस रोककर जुबैर को देखा। मैं फिर चली जाऊँगी, इसने हिम्मत करके अंस से कहा। जुबैर ने गुस्से से देखा। जो काम करना है वो हो जाए तो बेहतर है। इसके जताते हुए अंदाज पर अंस ने चौंक कर दोनों को बारी बारी देखा। मैं आई अंस। जुबैर के बाहर निकलते शबनम भी इसके पीछे भागी और वहाँ खड़े खड़े और उलझ गए। लानती लोग, गंदे। एक गंदियाँ को जान छोड़ के फिर गंदे पल्ले पे आ गई उधर। वापसी में इसके साथ ही बिल्कुल खामोशी। इसकी गोद में लेटा सफियान भी सो गया था। शबनम, अब तुम मुझे बताओगी कि क्या बात है। वो सामने देखते हुए बड़ी संजीदगी से बोला। कुछ नहीं अंस, कोई खास बात नहीं। शबनम ने ज़बरदस्ती मुस्कुरा कर कहा। अंधा नहीं हूँ, जब से आऊँ तुम्हारे शौहर का अजीब रवैया देख रहा हूँ। तुम्हारी सूजी हुई आंखें मेरे सामने और ऊपर से तुम्हारे शौहर ने जिस तरह तुम्हें भेजा वो नॉर्मल नहीं है। और वो जितने सालों से बर्दाश्त करी थी अंस के सामने अपना भरम नहीं रख सकी और आंसू के दरमियान से सब बता रही जबकि अंस अपनी जगह हिल नहीं सका। एक दफ़ा पर फिर इनके इंतखाब की वजह से शबनम की ज़िंदगी ख़राब हो गई थी। ऊपर से एक फरमाइश ये भी कर दी कि कामरान सुंबल से शादी करना चाहता है। अंस ने अब चौंके से देखा। तो तुमने क्या कहा। अंस ने रुक कर पूछा। और सुंबल वो क्या कहती है। पता नहीं, ना तो कभी मेरे जहन में ऐसा ख्याल है ना कभी मैंने गौर किया। अंस ने गहरा सांस लिया। तुम परेशान हो, मैं कुछ सोचता हूँ। घर जाकर चाचू चाची से इस बारे में बात ना करना, नॉर्मल शो करना कि कुछ दिन रहने आई। शबनम ने आंखें रगड़ कर इसे देखा। तुम क्या करोगे। कुछ ना कुछ तो करूँगा ना। अब की बार अंस ने मुस्कुराकर जैसे इसकी परेशानी कम करने की कोशिश की। उसकी मुस्कुराहट ने जैसे वाकई शबनम की परेशानी को कम किया। तुम बड़े हो गए अंस, ऐसा लगता है मेरे पास तुम्हारे जैसे भाई की सूरत में एक मजबूत सहारा है। तुम्हारा ये भाई हर मुश्किल में तुम्हारे साथ होगा। अंस ने मुस्कुराकर गाड़ी स्टार्ट की। वो घर आया तो नई परेशानी इसकी मुंतजर थी। इसने कुछ हैरत से इन तीनों को देखा। वो तीनों इसे रोए हुए लग रहे थे। इसे देखकर अमीना के रुके हुए आंसू फिर से बह निकले। खैरियत तो अम्मी, क्या हुआ। इसने घबरा कर इन्हें बाजू के हल्के में लिया। कोई मुझे बताएगा। अब के वो झंझलाकर ऊंची आवाज़ में बोला। नेहा ने खुला का नोटिस भेजा। वाजिद साहब के बताने पर अंस ने अपना सर थाम लिया। ये हो क्या रहा है। वो खुद कलामी के अंदाज में बोला। क्यों करिए वो ऐसे। इसने सुर्ख होती आंखों के साथ दिलावर से पूछा। एतराज़ तो इसको कहीं है, मेरे माँ बाप के साथ रहना नहीं चाहती, कहती है मैं इस पर पाबंदियाँ लगाता हूँ। अब बच्चे का इशू बना लिया कि मुझ में प्रॉब्लम है, जबकि मैं अपने टेस्ट करवा चुका हूँ, मैं ठीक हूँ, तंग आ गया हूँ, मैं इससे अब छुटकारा चाहता हूँ। दिलावर के सब्र का पैमाना जैसे भर गया। ये किसी मसले का हल नहीं दिलावर, शादी को मजाक नहीं, ये करना आसान है लेकिन इसे निभाना मुश्किल है। कहकर इसने गहरा सांस लिया। कल मैं खुद जाऊँगा नेहा की तरफ, समझाऊँगा इसे। आप चलेंगे अम्मी अब्बू। तौबा करो, मैं तो मुँह नहीं लगती इस बदतमीज़ औरत के, पढ़ी लिखी जाहिल कहीं की। अमीना बेगम रोना भूल कर गुस्से से बोली। अबू आप। अब किसने बाप को देखा, इन्होंने इस बात में सर हिलाया। अंसा से सारे मसले पे। और ये अंस की ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी जो वो नेहा के घर है। वो नेहा को समझाने आया था लेकिन उल्टा इसने उसके घर वालों ने इसे इसके बाप को बेइज्जत करके रख दिया। नेहा के घर वाले अपनी बेटी की गलती मानने को तैयार ही नहीं थे। इनके नज़दीक सारा कसूर दिलावर का था और वहाँ से निकलते हुए अंस को दिलावर के रोने की वजह समझ में आ गई थी। हेलो, कहाँ है सब। घर में खामोशी महसूस करके इसने ऊंची आवाज़ में हाँक लगाई। बैग सोफे पर पहन कर खुद भी वहीं बैठ गई। तभी शबनम कमरे से बाहर निकली। क्या बात है बाजी, इतना सुनाटा क्या। वो सफियान मोटू का है, वो सो रहा है। इसके संजीदा अंदाज पर सुंबल ने इसे देखा। अम्मी नज़र नहीं आ रही। अम्मी अब्बू ताया जी की तरफ गए। क्यों, खैरियत। वो हैरान हुई थी क्योंकि अरशद साहब तो जाते रहते थे पर शकीला का जाना अजीब था। वो दिलावर और नेहा का रिश्ता ख़त्म हो गया। क्या। सुंबल को झटका लगा, लेकिन ये एहसास कुछ लम्हों के लिए था। अगले पल गहरा सांस लेकर इसने दोनों हाथ छाड़े। खस कम जहाँ पाक। क्या मतलब। शबनम ने ताज्जुब से इसे देखा। मतलब क्या बाजी, इंसान जो बोलता वही काटता है। मेरे नज़दीक तो अच्छा हुआ, कितने गरूर से शादी की थी इन्होंने। अब दिलावर भाई और ताई जी का गरूर खाक में मिल गया होगा। इसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी जिसे देखकर शबनम को हकीकतन दुख हुआ। बड़े अफसोस की बात है सुंबल, किसी के दुख में खुश होना एक अच्छे मुसलमान की निशानी तो नहीं होती। अल्लाह ताला सबके घरों का आबाद रखे, और अगर ऐसा मेरे साथ होता तो भी ऐसे खुश होती। सुंबल ने तड़प कर अपनी बहन को देखा। अल्लाह ना करे आपके साथ ऐसा। और जुबैर भाई वो तो बहुत अच्छे, दिलावर भाई जैसे तो बिल्कुल नहीं, धोखेबाज लालची। कौन कैसा है ये हम कभी नहीं जान सकते जब तक वास्ता ना पड़े।
शबनम ने धीमी आवाज़ में कहा। क्या कह रही है बाजी? सुंबल समझ नहीं सकी। कुछ नहीं, शबनम ने सर झटका। तभी अरशद साहब और शकीला दोनों अंदर दाखिल हुए। इन दोनों के अफसरदा चेहरे देखकर दोनों ने कोई सवाल नहीं किया, लेकिन अरशद साहब के अंदर जाते ही सुंबल खुद को रोक नहीं सकी। अम्मी अब्बू की समझ में तो आती है, पर आपको क्या सूझी वहाँ जाने की? क्या आप ताईजी और दिलावर भाई की बातें भूल गई हैं? शकीला ने पहले शबनम को फिर गुस्से से सुंबल को देखा। सुंबल, मैं कब से तुम्हारी बदतमीजी बर्दाश्त करूँ? कितना बुक्स भरा तुम्हारे दिलो दिमाग में? क्या मैंने ऐसी तरबियत की तुम्हारी? सुंबल अपना गुस्सा भूलकर परेशानी से माँ का गुस्सा देखने लगी। अम्मी, मैंने गलत क्या कहा है? वो रूहान सी होकर बोली। किसी की परेशानी में खुशी का इजहार कहाँ की सही बात है? और ऐसे वक्त में दुश्मन भी दुश्मनी भूल जाते, जबकि वो तो हमारे रिश्तेदार है। इसको छोड़े अम्मी, वहाँ सब ठीक है? शबनम ने नाराज नजर सुंबल पर डालकर पूछा। ठीक क्या होना बेटा, घर उजड़ गया दिलावर का, तकलीफ तो है सबको। शकीला ने आप भर कर कहा तो सुंबल नाराजी से वाकआउट कर दी। वो कमरे में तो पता नहीं कब से बजता है, इसका मोबाइल खामोश हो गया। इसने तेरी से दुपट्टे से गीले हाथ साफ करके मोबाइल उठाया। जुबैर की कॉल थी, वो हॉर्न चबाते हुए कई इतनी देर से स्क्रीन को देखती रही, यहाँ तक कि फ़ोन एक बार फिर बजने लगा। इसने दिल कड़ा करके फ़ोन उठा लिया। कानों में रुई ठूंसी हुई थी जो फ़ोन की बेल सुनाई नहीं दे रही थी। इसकी आवाज़ सुनते जुबैर गुस्से से बोला। मैं बाहर थी, फ़ोन कमरे में था। 2 हफ्ते हो गए तुम्हें गए हुए, एक फ़ोन नहीं किया तुमने। जुबैर के कहने पर शबनम के खुशफहमी लागू कि शादी से गलती का एहसास हो गया, वैसे अपने बच्चे को मिस कर रहा है। मैं आपके फ़ोन का इंतज़ार करती। क्यों? मेरे फ़ोन का क्यों? काम तुमने करना था। बात की तुमने अपने अब्बू से या नहीं? शबनम ने अफसोस से सर झटका। नहीं, अभी नहीं, वो धीमी सी आवाज़ में बोली। अभी नहीं तो कब करोगी बेवकूफ़ औरत? अब की बार वो हलक के बल चीखा। रमीज़ मेरे बाप का नौकर नहीं है जो मेरे इंतज़ार में बैठा रहेगा, और लोग भी हैं इसके साथ इन्वेस्ट करने के लिए। और हाँ, क्या कहानी सुनाई है तुमने अपने कज़न को? जुबैर के तंज़ी अंदाज पर वो चौंकी। किसको? भाई तुम्हारे ताए का बेटा अंस कल आया था मेरे पास जॉब की ऑफ़र लेकर। मैंने कब तुमसे कहा कि मेरी जॉब को लेकर तुम लोगों की मिन्नतें करती फिरो? अब मैं 35-40 हज़ार की जॉब नहीं कर सकता। मैंने बिज़नेस करने का माइंड बना लिया, और तुम भी सिर्फ वही करो जो करो। अगर नहीं कर सकती तो वहीं बैठी रहो, मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। जुबैर, वो दुख के मारे बस इतना ही बोल सकी। वो तो जुबैर की बात को महज एक बात समझ रही थी, लेकिन ना मानने की इतनी संगीन सजा इसके रोंगटे खड़े होकर इसने कांपते हाथों से अंस का नंबर मिला। वो अपने दोस्त के साथ साइट विजिट करने जा रहा था जब शबनम का फ़ोन आया। इसकी घबराई हुई आवाज़ सुनकर अपने दोस्त से माजरत करके तेरी से घर पहुंच जाता। दरवाज़ा इसने खोला था, जिसकी देखने की ख्वाहिश रखने के बावजूद वो नहीं आ सका। कैसी हो? ठीक हूँ, सुंबल ने एक तरफ होकर इसे रास्ता दिया। अरे मोटू! इसे देखते से प्यान भागता हुआ इसकी तरफ आया। अंस ने इसी तेरी से गोद में उठाकर इसका मुंह चूमा था। आज तो मैं मोटू के लिए चॉकलेट नहीं ला सका, वो सफियान से कह रहा था। तुम्हारी मामा का है? मामा? वो कमरे की तरफ इशारा करने लगा और तेरी से दूध देखे बगैर कमरे की तरफ बढ़ गया। मैं सोच भी नहीं सकती थी जुबैर इस हद तक जा सकते हैं, वो रोते हुए अंस से कह रही थी, जबकि अंस परेशान था। जब इसको अच्छी नौकरी मिली है तो वो क्यों ऐसा कर रहा है? अंस ने खुद कलामी की। क्या पहले भी यूं ही शर्तें रखता था और इसके घर वाले वो भी इसे मना नहीं करते? अंस के पूछने पर गहरा सांस लेकर बोली। शादी के सिर्फ कुछ दिन तक सब ठीक थे, लेकिन सफियान के पैदा होते सबके अंदाज बदल गए। मैं हैरान हूँ, अजीब बाप है जिसे बेटे से भी प्यार नहीं। तुमने कभी चाचू चाची को नहीं बताया? शबनम ने सर नफ़ी में हिलाया। कैसे बताती हैं? जब दिलावर से बात खत्म हुई तो लोगों ने बड़ी बातें की थी, बचपन की मंगनियों कैसे टूट गई, ज़रूर लड़की में खोट होगा, और इनफ मोहर ताई जी की बातों ने लगा दी। वो सब रिश्तेदारों से कहती थी लड़की बदतमीज़ मुँहफट कामचोर है, और रिश्तेदारों को तुम जानते हो। शबनम इस्तज़ाई अंदाज में बोली। और जब ज़ुबैर से शादी हुई तो मुझे इन सब इल्ज़ामों को धोना था जो मुझ पर लगे थे, लेकिन अगर मैं वहाँ से आ जाती तो ताई जी के सब इल्ज़ाम सच्चे साबित हो जाते और मेरे माँ बाप जीते जी मर जाते। अंश शर्मिंदगी से सर झुकाए बैठा था। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ शबनम, वाकई मेरी फैमिली की वजह से तुम बहुत परेशानी हुई है। शबनम ने चौंक कर अंस की शक्ल देखी। अंस, प्लीज़ ये बातें तुम्हें शर्मिंदा करने के लिए नहीं सुना रही, बल्कि अपने दिल की भड़ास निकालो। इतने सालों से खुद से लड़ते लड़ते थकने लगी हूँ। थोड़ी देर के लिए दोनों खामोश हो गए। अब जुबैर भाई क्या कहते हैं? आखिर अंस ही बोला। वही बिज़नेस की रट और अपने अब्बू से को मकान बेच दे। मैं ऐसा नहीं कर सकती अंस। ये घर मेरे माँ बाप बहन के लिए साहिबान है, मैं कैसे अपने आराम के लिए इसके घर से छत छीन लूँ? और फिर कल को अम्मी अब्बू ने सुंबल की भी शादी करनी, सिर्फ मैं ही इनकी औलाद नहीं हूँ। मैं सुंबल के साथ ज्यादती नहीं कर सकती। अंस ने हनकारा भरा। तुमने सुंबल से बात की अपने देवर के मुतालिक? अंस ने झिझकते हुए पूछा। नहीं, और ज़रूरत भी नहीं। मैं जानती हूँ सुंबल वहाँ एडजस्ट नहीं कर सकती। कामरा में तो जुबैर से भी एक नंबर ज़्यादा, और मैं ये भी जानती हूँ कि शादी का शोशा भी उन्होंने पैसों के लालच में छोड़ा। अंस ने पुरसोच अंदाज में हनकारा भरा। शबनम, मैं भी ये बात करना नहीं चाहता क्योंकि तुम अभी खुद परेशान हो, लेकिन मुझे लगता है कि अभी बात ना की तो शायद देर हो जाएगी। ऐसी क्या बात है अंस? खुलकर बात करो। शबनम ने घबरा कर इसका चेहरा देखा। शबनम, वो अटका। मैं सुंबल से शादी करना चाहता हूँ। अगले पल वो एक सांस में बोल गया और दूसरी तरफ शबनम का सांस अटका था। इसे यूँ साख देख कर अंस थोड़ा मायूस हुआ। क्या हुआ? मैंने कुछ गलत कहा? शबनम ने बेसाख्ता सर नफ़ी में हिलाया। मैं सुनकर हैरान हुई क्योंकि ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो अब सोच लो, अंस ने जैसे मुतमिन होकर कहा। सोचना मुझे नहीं, किसी और का। मुझे लगता है वो नहीं मानेगी। क्यों? अंस जोर देकर बोला। क्या वो किसी और को पसंद करती है? मेरा मतलब, कहीं वो तुम्हारे देवर को तो पसंद नहीं करती? अंस के माथे पर पड़ने वाले बल बड़े बेसाख्ता थे। ऐसी बात नहीं अंस, ताई जी की बातों का सबसे ज़्यादा असर इसी ने लिया था। वो आज तक ताया जी के सिवा किसी को माफ़ नहीं कर सकी। लेकिन इन सब में मेरा क्या कसूर? वो लाचारी से बोला। कसूर तो किसी का भी नहीं, लेकिन ये तुम्हें अचानक क्या सूझी? बात करते करते शबनम ने शरारत से पूछा। अचानक नहीं सूझी, बचपन से नजर रख कर बैठा हूँ। वो भी इस तरह शरारत से बोला। तुम लोगों की वजह से मेरा काम भी अटक गया। आखिर मुंह बनाकर बोला। तुमने घर में बात की? शबनम ने जैसे अचानक याद आने पर पूछा। अभी नहीं,
वो अपने मोबाइल को घुमाते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है ताई जी मान जाएंगे? इनको तो मैं मना लूँगा, वैसे भी मुझे लगता है नेहा वाले हादसे के बाद इन्हें काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा। तुम पहले अपने घर में तो बात करो, सुंबल से पूछो, अंश ने कहा। मुझे नहीं लगता अम्मी अब्बू को इतराज़ करेंगे, और जहाँ तक सुंबल की बात है मेरे ख्याल में वो बहुत खुशकिस्मत होगी अगर ऐसा हो जाए तो। शबनम ने मुस्कुरा कर कहा तो वो भी जैसे खुलकर मुस्कुराया। अब चलता हूँ, ज़रूरी काम से जाना है। वो खड़े होते हुए बोला, अगर तुम कहो तो मैं दोबारा ज़ुबैर भाई से बात करूँ? नहीं अंश, इस तरह बात और बिगड़ जाएगी। मैं नहीं चाहती ज़ुबैर तुमसे को बदले हाजिर करे, मैं खुद इनसे बात कर लूँगी। तू तो बहुत सोहनी गल करेंगी, ददीर की गल हुई है। श्योर श्योर, अंश ने अब्रोच का कर पूछा। हाँ, शबनम ने मुस्कुरा कर इसकी तसल्ली करवाई। शबनम, शकीला से आवाज़ देते हुए हाँफती हुई कमरे में दाखिल हुई। क्या हुआ अम्मी, खैरियत? वो घबरा कर खड़ी हुई। तुम्हारी सास का फ़ोन आया था। शबनम खड़ी की खड़ी रह गई। वो कामरान और सुंबल के रिश्ते की बात करी थी और कह रही थी कि तुम्हें कहकर भेजा था। शबनम ने गहरा सांस लिया। जी कहा था, वो सर झुकाकर बोली। तो तुमने बताया क्यों नहीं? शबनम ने एक लम्हा रुककर अपनी माँ का चेहरा देखा। मुझे इतना ज़रूरी नहीं लगा अम्मी, लेकिन जो ज़रूरी है वो ज़रूर बताऊँगी। शकीला सवालिया नज़रों से देखने लगी। अंश सुंबल से शादी करना चाहता है क्या? जहाँ शकीला के मुंह से निकला वहीं अंदर आती सुंबल हैरत के मारे वहीं रुक गई। तुमसे अंश ने कहा? शकीला ने बेयकीनी से पूछा। जी, इसने खुद मुझसे कहा। और वो कामरान, तुम्हारे ससुराल का मामला है। शकीला तो जब का शिकार नजर आ रही थी। अम्मी आप ये क्यों नहीं देख रही? ये सुंबल की ज़िंदगी का मामला। कामरान लास्ट चॉइस है मेरे नज़दीक। अंश हर लिहाज से सुंबल के लिए बेहतर है। वो सुंबल को बहुत पसंद करता है और इसे बहुत खुश रखेंगे। शकीला मुस्कुराई थी। इससे पहले वो कुछ कहती सुंबल तेजी से अंदर दाखिल हुई। मेरे लिए कौन बेहतर है और मैं किसके साथ खुश रह सकती हूँ, इसका फैसला मुझे करने दे। शकीला और शबनम ने हैरानी से इसका सुर्ख होता चेहरा देखा। अगर अंश भाई ने कह दिया कि मुझसे शादी करना चाहते हो तो क्या इसका मतलब यह है कि इन्हें हाँ ही कर दी जाए? क्या वो दुनिया के आखिरी इंसान है कि अगर इनसे मेरी शादी ना हुई तो किसी और से नहीं होगी? मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा कि इतनी जुर्रत कैसे हुई मेरे बारे में ऐसा सोचने की। वो मुठिया भेज कर बोली, इनसे शादी करने से बेहतर मैं कवारी मर जाऊँ। बकवास बंद करो सुंबल, शकीला गुस्से से बोली। ज़रा इस लड़की की ज़ुबान में लगाम नहीं। क्या खराबी अंश में? शबनम ने नाराज़ी से पूछा। यह खराबी कम है, बताई जी के बेटे और दिलावर भाई के भाई हैं, और क्या गारंटी को वो धोखा नहीं करेंगे? आपकी भी तो मंगनी हुई थी, क्या हुआ? आपके एहसासात की परवाह किए बगैर झूठे इल्जामात लगा के कितना जलील किया, तो वो भी तो इसी फैमिली का हिस्सा है। वो इन सबसे बहुत मुख्तलिफ है सुंबल, शबनम ने प्यार से पिचकारा। बाजी मैं शबनम नहीं जो चुपचाप सब बर्दाश्त कर लूँ और भूल भी जाऊँ। मैं कोई बेइज्जती कोई इल्ज़ाम बर्दाश्त नहीं कर सकती। ज़रूरी नहीं सुंबल जो मेरे साथ हुआ वो तुम्हारे साथ भी हो। अंश दिलावर से मुख्तलिफ है। अगर इसने कहा है कि वो तुम्हें चाहता, तुमसे शादी करना चाहता, तो इस बात को निभाएगा भी। और अम्मी आप चुप क्यों है? समझाएं इसे। आखिर में शबनम ने जिद चौकर माँ को पुकारा। मैंने इसकी बकवास सुन ली, लेकिन इसके कहने से क्या होता है? होना वही है जो इसके अब्बू फैसला करेंगे। वो हतमी अंदाज में कहकर उठ गई, जबकि अपनी बेबसी पर सुंबल की आंखों में आंसू आ गए। सुंबल भी अपनी जगह तो सही है, बंदा एक जगह तो डसे बार बार कितों डसे हो जाता। फिर तुमने क्या सोचा अंश? अंश ने टीवी से नज़र हटाकर अमीना की तरफ देखा। किस बारे में अम्मी? अरे पापा शादी के बारे में। मैंने तुम्हें रूसा की तस्वीर दिखाई थी ना। अम्मी इतनी जल्दी किस बात की है? अब के वाजिद साहब ने इसका चेहरा देखा। अगर तुम्हें कोई पसंद है तो वो बता दो। अंस ने मुस्कुराकर बाप को देखा। अमीना बेगम ने नागवारी से पहलू बदला, लेकिन मसलियत के तहत खामोश है। एक लड़की पसंद तो है मुझे। इसके कहने पर बेनियादी से फ़ोन को देखते हुए दिलावर भी से देखने लगा। तभी वाजिद साहब कहकर मुस्कुराए। कौन है? दिलावर ने इश्तियाक से पूछा तो अंस ने बारी बारी सबकी शक्ल देखी। सुंबल। ये दिमाग नाम इन तीनों के सर पर धमाके की तरह फटा था। दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया तुम्हारा? दिमाग ख़राब होने वाली क्या बात है? मेरे नज़दीक तो अंस का फ़ैसला बहुत अच्छा है। सुंबल बहुत अच्छी लड़की है। अंस की बजाय दिलावर ने जवाब दिया। जो मैंने शबनम के साथ किया, तुम्हें क्या लगता है कि अरशद अब हमें रिश्ता देगा? नहीं, उल्टा बेइज्जत करेगा, और मुझ में बेइज्जती करवाने की हिम्मत नहीं। इनके दो टोकन अंदाज पर दिलावर ने भाई का उतरा चेहरा देखकर बाप को भी बहस में घसीटा। आप क्यों नहीं कुछ बोलते अब्बू? मैं क्या बोलूँ? मेरी तो ख्वाहिश थी मेरी दोनों भतीजियाँ मेरी बहू बनती, लेकिन तुम्हारी और तुम्हारी माँ की हठधर्मी ने मुझे मेरे भाई के सामने नज़र उठाने के काबिल नहीं छोड़ा। मैं तो अब बात नहीं करूँगा। तुम्हारी माँ ने गलती की थी, इसी को सुधारनी होगी। इन्होंने गेंद अमीना के कोर्ट में डाल दी। अंस ने अफसोस से वाजिद साहब को देखा। इससे पहले वो कोई बात करता, घंटी बजी। वो कुछ कहे बगैर उठकर बाहर चला गया, और गेट पर खड़ी सुंबल को देखकर वह हैरान होने के साथ परेशान भी हो, क्योंकि इसका चेहरा कुछ गड़बड़ की तरफ इशारा कर रहा था। अंदर आओ सुंबल, अंस ने नरमी से कहकर इसे अंदर आने का रास्ता दिया। वो गेट के अंदर आ गई, लेकिन आगे नहीं बढ़ी। हाँ, फिर माँ बना गई सारे जहाँ आती वो चबल जी। मैं यहाँ बैठने नहीं आई, सिर्फ एक बात क्लियर करनी है कि मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती हूँ। चाहती हूँ कि आप ये बात दोबारा ना दोहराएं मेरी अम्मी अब्बू के सामने, क्योंकि मैं इनके सामने भी इनकार करूँगी, लेकिन मैं इनकी नज़र में बुरा बनकर इन्हें तकलीफ नहीं देना चाहती। वजह पूछ सकता हूँ इस इनकार की? अंश के चेहरे पर फैली संजीदगी मजीद गंभीर हो गई। वजह क्या आपको नहीं पता? क्या किया था ताई जी और दिलावर भाई ने बाजी के साथ? वो इन बातों को नज़रअंदाज कर चुके हैं, भूल चुके हैं, लेकिन मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मुझ पर कोई इल्ज़ाम लगे। क्यों? कोई क्यों लगाएगा तुम पर इल्ज़ाम? अंस ने इसे समझाना चाहा। आपकी अम्मी जब आप मेरा नाम लेंगे तो यकीनन इनको अच्छा नहीं लगेगा। वो कोई बड़ा इशू क्रिएट बनाकर मुझे सारे ख़ानदान में बदनाम कर देंगी, और मैं ऐसा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। और वैसे भी बाजी के देवर का प्रपोजल भी मौजूद है। मुझे आपकी निस्बत वही बेहतर लग रहा है। अल्लाह की लानत, जितनी ओदी निस्बत वो बेहतर लग रहे थे। कम अज़ कम वो लोग आप लोगों की तरह लालची और धोखेबाज तो नहीं है। अल्लाह,
पहले जाके पूछते ले भैन को कि किदा दे लोग। अंस ने कोई जवाब नहीं दिया पर इसके होंठ खींच के। इसे पता था सुंबल थोड़ा एतराज़ ज़रूर करेगी, लेकिन उसके जज्बात की नाकदरी करेगी, इसकी मोहब्बत पर किसी और को तरजीह देगी, इसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। वो चली गई थी जबकि वो कितनी देर तक हिल नहीं सका। जब वो मुड़ा तो दिलावर को खड़ा देखकर चौंक गया और इसके करीब से तेजी से गुजर गया, जबकि दिलावर शदीद पशेमानी के एहसास में घिर गया। इसकी वजह से इसके अपने कितनी तकलीफ में आ गए थे। भड़ास निकालने के बाद वो रात से सुलगता इसका दिमाग पुरसकून हो गया। वो गुनगुनाती घर में दाखिल हुई, लेकिन आगे का मंजर इसे डराने के लिए काफ़ी था। अरशद साहब सोफे पर लेटे थे जबकि पास बैठी शकीला और शबनम रो रही थी। वो घबरा के आगे बढ़ी। अब्बू प्लीज़ आप परेशान न हो। शबनम इनका हाथ था, मैंने तसल्ली दे रही थी। इतनी बड़ी बात होगी शबनम, और तुमने हमसे जिक्र तक नहीं किया। मैं क्या बताती अब्बू, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। बेटा परेशानी तो ज़्यादा होगी। ज़ुबैर ने 10 लाख रुपए मांगे। सुंबल ने बेसाख्ता दीवार का सहारा लिया। मैंने कितना समझाया, अपनी मजबूरी बताई, लेकिन वो कुछ समझने को तैयार नहीं था। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि वो इतना लालची है। अब्बू आप ज़ुबैर को इनके हाल पे छोड़ दे, वो खुद ही मान जाएंगे, क्योंकि इनकी मांगना जायज़ है। अगर काबिल कबूल होती तो मैं खुद आपसे कहती। इसने खुद को मजबूत करके बाप को तसल्ली दी। बात इतनी छोटी नहीं मेरी बच्ची, इसके दिमाग में खन्नास पर है। मुझे धमकी दे रहा था अगर मैंने रकम ना दी तो वो तलाक भेज देगा और सफियान को भी ले लेगा। वाजिद साहब कहते हुए रो पड़े, जबकि शबनम के दिल पर हाथ पड़ा। पास खड़ी सुंबल को तो यकीन ही नहीं आ रहा कि जो उसने सुना वो सच है। इसके सामने अंस का चेहरा आ गया। कैसे इसने ज़ुबैर की मिसाल देकर कहा था कि वो लालची है। ज़ुबैर के घर वाले ने लख लाना तुम डुबर मरन दिल कर रहे जाकर किसी चुल्लू भर पानी में डूब जा। आप कुछ करें अरशद। शकीला के कहने पर बेबसी से इन्हें देखने लगे, फिर चौंक कर सीधे हुए। मैं अंस से बात करता हूँ। हाँ अंस को फ़ोन करें। शकीला ने भी आंसू साफ करते हुए तायद की तो अंस का नंबर मिलाने लगे, लेकिन अगले पल मायूस होकर मोबाइल रख दिया। इसका फ़ोन बंद जा रहा है। इनके कहने पर सुंबल होठ चबाने लगी। आप घर चले जाए ना। शकीला के कहने पर वो सर हिलाकर खड़े होकर सुंबल खामोश बैठी शबनम के पास आकर बैठ गई। कभी कभी इंसान के बोले बड़े बोल इसके आगे आ जाते, इसलिए कहते किसी के दुख पर खुशी का इजहार ना करो। सुंबल रोते हुए अपनी बहन के सफ़ेद चेहरे और बंद पपोटों को देख रही थी। दिलावर की तलाक पर यह कहकर खुश हुई थी कि इसे सजा मिली। आज सुबह डाक से इसकी बहन को तलाक के कागजात मिले थे। ओह बहुत बुरा हुआ बेचारी शबनम ने तो बेचारी ने फेस ही किया। उन्हें बेचारा उन्होंने बगैर इंसान आइएगा खरा बन के मेरा ब्याह कर दो शबनम का। तब से वो सदमे के ज़ेरे असर बेहोश थी, और जब अपनों को तकलीफ पहुंचती तब इंसान को इस तकलीफ का अंदाज़ा होता है। इसकी बहन इतने सालों से इतना कुछ बर्दाश्त करी थी, इसे अंदाज़ा ही नहीं था। शबनम की हरकत करने पर वो तेजी से उठकर इसके करीब आई। शबनम ने आंखें खोलकर देखा। कैसी तबीयत है। सुंबल के पूछने पर वो कितनी देर खाली खाली नज़रों से इसे देखती रही, और फिर याद आने पर आंखें यकयक पानी से भरने लगी। बाजी प्लीज़ आप रोए नहीं। सुंबल ने रोते हुए शबनम के आंसू साफ किए। सफियान। इसने एकदम मतहविश होकर अपने चारों तरफ देखा। वो ताया जी के घर ना दिलावर भाई से ले गए। वो इससे लेने तो नहीं है। यकीनन शबनम का इशारा ज़ुबैर की तरफ था। नहीं अंस भाई ने इनसे कस्टडी ले ली है। शबनम बेयकीनी से देखती रही। कितने पैसे मांगे थे इसने। सुंबल ने चौंक कर शबनम को देखा, क्योंकि ये तो शबनम को नहीं पता था कि ज़ुबैर ने पैसे लेकर सफियान की कस्टडी दी है। बोलो सुंबल। 5 लाख। सुंबल के धीरे से बताने पर शबनम ने आप भरी। अब्बू ने कहाँ से दिए। अब्बू ने नहीं अंस भाई ने दिए। बताते हुए सुंबल शर्मिंदा थी। अंस रोज़ शबनम से मिलने आता, वो सबसे बात करता था सवाए इसके, और तो और ताई जी भी सब भुलाकर शबनम से मिलने आई थी, और सबके रवैये देखकर अपने रवैये पर पछता रही थी। शबनम की इद्दत पूरी होते दिलावर ताया जी और ताई जी आए थे। आते तो वो अब रोज़ थे, लेकिन इस दिन वो खास मकसद से आए थे। वो शबनम का हाथ मांगने आए थे दिलावर के लिए। राशिद और शकीला पर तो शादी मर की कैफियत तारी होगी। इन्होंने सोच लिया शबनम का मुस्तकबिल तारीख हो चुका है। एक बच्चे के साथ कौन इसे अपनाएगा, पर यहाँ तो मौजा हो गया। लेकिन इस बार जब रब राजी थे तो शबनम ने इनकार कर दिया। बहुत चंगा किया शबनम ने इनकार करके। लट्टू है ना शबनम, करी ओदे को चले जाए तो करी ओदे को चले जाए। सब इसे समझा समझा कर थक गया, ताकि मनाने वालों में सुंबल सबसे आगे थी। वो जो दिलावर के इतने खिलाफ थी, वो दिलावर की तारीफ में ज़मीन आसमान एक करी थी, लेकिन वो कुछ सुनन मान नहीं रही थी। अंस पाकिस्तान में नहीं था। अभी कुछ देर पहले दिलावर आया था। वो कितनी देर बैठ कर शबनम को समझाता रहा, अपनी मोहब्बत और वफादारी का यकीन दिलाता रहा। इस कुछ अर्से में सफियान भी दिलावर ताई जी से काफ़ी हिल गया था। सुंबल कितनी बार बहाने बहाने से कमरे के चक्कर लगा चुकी थी। थोड़ी देर बाद दिलावर मायूस बाहर आया। दिलावर भाई। सुंबल इसके पीछे आई। आप अंस भाई से कहें बाजी इनकी बात नहीं टालेगी। दिलावर ने सर हिलाया, गौर से इसे देखा। और दिलावर भाई मेरी कोई बात आपको बुरी लगी हो तो मुझे माफ़ कर दें। सुंबल। दिलावर ने इसके सर पर हाथ रखा। तुम मुझे छोटी बहन की तरह अजीज़ हो, बल्कि इससे भी ज़्यादा, और अंस के हवाले से हम सबको तुमसे बहुत प्यार है। हम सबकी ख्वाहिश है अंस की दुल्हन तुम बनो। मैंने एक गलती की थी, सज़ा आज तक भुगत रहा हूँ। किस्मत हर एक को मौका नहीं देती। वक्त अभी तुम्हारे हाथ में। हमारी गलती की सज़ा अंस को या खुद को ना दो। मोहब्बत हर एक का नसीब नहीं होती, समझ रही हो ना। दिलावर ने इसके कंधे पर हाथ रखकर पूछा तो इसने झुके सर को हिलाया और इसके जाते कब के रोके हुए आंसू को बहने दिया। चलो रोवो हम बैठ के। पूरे 1 माह बाद वो आया था। दरवाज़ा इसने खोला। एक नज़र से देखकर वो अंदर बढ़ गया। वो सीधे शबनम के कमरे में गया, और बाहर वो शकीला चले पैर की बिल्ली की तरह घूम रही थी। पूरे 1 घंटे बाद मुस्कुराता हुआ बाहर निकला था। मुबारक को चच्ची, लड़की मान गई। 3 दिन बाद हम अपनी अमानत ले जाएंगे। निकाह सादगी से होगा, बाकी वलीमा हम धूमधाम से करेंगे। शकीला एकदम अंस के साथ लगकर रोने लगी। मैं किन लफ्ज़ों में अंस तुम्हारे एहसानात का शुक्रिया अदा करूँ। चच्ची बेटों का शुक्रिया अदा नहीं किया जाता, इन्हें दुआएं दी जाती। मुझे आपकी दुआओं की ज़रूरत है। चलता हूँ, अभी तैयारी भी करनी है। अम्मी और अब्बू और ख़ास तौर पर दिलावर को खुशखबरी सुनानी है।
वो बताते हुए खुद का आधा खुश लग रहा था। सुंबल कब से पास खड़ी से देख रही थी, लेकिन इसने एक बार भी इस पर नज़र नहीं डाली। वो तेरी से मुड़कर इसके अचानक मुड़ने पर जल्दी से इसके पीछे, अंश भाई। इसके पुकारने पर वो रुक गया, लेकिन मुड़ा नहीं। आप मुझसे नाराज़ हैं? उंगलियां मसलते हुए आंखें झुकाए इसके सामने खड़ी होगी। नहीं। कुछ देर बाद वो बोला, मजीद कुछ कहे बाहर निकल गया, जबकि माफ़ी के लिए अल्फाज इसके मुंह में रह गए। वो कितनी देर धुंधली नजर से दरवाजे की चौखट देखती रही। बंदा जो बोलता है बोलन तो पहले ख्याल कर लगे कि मेरे मुँह में डॉग्स बनने हुए हैं। मुझे भी शादी नहीं करनी अम्मी, वो बेहद सिंचला कर बोली। शकीला ने नाराज़ी से इसका चेहरा देखा। अब भी नहीं करनी तो कब करनी है? जब उम्र निकल जाएगी। इतना अच्छा रिश्ता, लड़का बैंक में, छोटी सी फैमिली। प्लीज़ अम्मी, वो आज जाकर बोली। सुबल, मसला क्या तुम्हारे साथ? अंश का रिश्ता हमें पसंद था, अपना बच्चा। वहाँ भी तुमने अपनी मर्ज़ी की जो बातें हुई थी तुम्हें समझाया भी था, अल्लाह की मर्ज़ी से सब होता है, पर नहीं, मुंह फट तो तुम सदा के सब ख़राब कर दिए। कितनी चाहत थी अंश को। मैं शुरू से समझती थी तुम्हारी बदतमीज़ी, बदलिहाजी वही बर्दाश्त करता था, वरना सोचो कौन बर्दाश्त करता है। खुद मैं तुम्हारी सगी माँ तुम्हारी कहरी और मुँह फट आदत से आजिज़ हूँ, पर ये अंश की मोहब्बत थी और मैं भी वक्त के इंतज़ार में थी। पर शबनम वाले वाक़े के बाद मुझे लगा सब ख़त्म हो गया। अंश भी बाहर चला गया, लेकिन जब आया तब भी इस बच्चे की नेक नीयत थी। इसकी मोहब्बत सबको नजर आती थी सिवाय तुम्हारे। इन्होंने दांत पीसे जैसे गुस्सा दबा रही। सुंबल के आंसू निकला। मेरी समझ में नहीं आ रहा तुम किस बिना पर इनकार करी। जो हरकत तुमने की इसके मुंह पर इसी दीदा दलेरी से ना करके आई हो। तुम्हें क्या लगता है अब तुम्हारा रिश्ता मांगेगा? सुंबल आंसू भरी नजरों से हैरत लिए माँ को देखने लगी। ऐसे क्या देख रहे हो? मुझे शबनम ने बताया, इसे दिलावर ने बताया था। कैसे तुम अंश की बेइज्जती करके आई थी? क्या क्या कर आई थी? कामरा ने इससे बेहतर है, डूब मरो। सुंबल आखिर में तैश से बोली। दिलावर की वजह से तुमने किया ना कि दिलावर ने शबनम को छोड़ दिया, तो अब क्या कहोगी? शबनम आज दिलावर की बीवी है। वही ताई जो बातें करती थी आज इसे पलकों पर बिठाती। शबनम की किस्मत वही लिखी थी। देखो आज वो इस घर में और इनके दिलों पर राज कर रही है। इसे संजोग कहते हैं। शबनम ने सब्र किया और इसे सिला मिल गया। तुमने बेसब्री का मुजाहरा किया, नतीजा तुम्हारे सामने है। तुम्हारी ताई अंश का रिश्ता ढूंढ रही है। अफसोस होता है मुझे, अपनी बेवकूफ़ी की वजह से तुमने हीरे जैसे अंश को गंवा दिया। सुंबल के दिल पर जैसे खूंसा लगा। इसके आंसू में रवानी आ गई। इसके आंसू देखकर शकीला ने होंठ सख्ती से खींच लिए। वो जानती कि उनकी बेटी पछता रही है। चलो पछताई जाए। मैंने पछताए की होत जिधर चिड़िया उजाड़ गई खेत, तेरा चौक गया नहीं, तेरा उजाड़ के गई नहीं। सुंबल कब से शबनम का चेहरा देख रही थी। चंद महीनों में कितनी निखर गई थी। धीमे से मुस्कुराने वाली शबनम के कह के दूसरों को मुस्कुराने पर मजबूर कर देते थे। माँ को लाए हुए गिफ्ट देने के बाद इसने सुंबल को देखा तो ठिठक गई। ये तुम्हें क्या हुआ? चेहरा इतना मुरझाया हुआ क्यों है? कुछ नहीं बाजी, ऐसे। इसने मुस्कुराकर चेहरा झुका लिया। आप बताएं दुबई का विजिट कैसा रहा? वो एक माह के लिए दिलावर सफियान के साथ दुबई गई थी। ज़बरदस्त, बहुत इन्जॉय किया, खासतौर पर सफियान ने। इन दोनों बाप बेटे ने तो मुझे घुमा के रख दिया था। बात का इख्तिताम कह के बुआ तो सुंबल मुस्कुरा दी। ये मैं तुम्हारे लिए लाई थी। शबनम ने मेकअप किट, परफ्यूम, हैंडबैग इसकी तरफ बढ़ा। और ये दिलावर ने तुम्हारे चॉकलेट लिए थे, तुम्हें पसंद है ना? इसने फीकी मुस्कुराहट के साथ पैकेट थाम लिया। वो बड़ी बेदिली से तैयार हुई थी। इसका जाने का बिल्कुल मूड नहीं था, पर हमारा इसकी बेस्ट फ्रेंड थी, कम अज़ कम एक फंक्शन में से जाने था। वो गिफ्ट और क्लच थाम कर बाहर आ गई। अम्मी मैं ताया जी की तरफ जा रही हूँ, दिलावर भाई मुझे छोड़ आएंगे। वो किचन में काम करती शकीला से कहकर बाहर निकल आई। छोटी हील की वजह से वो आराम से चलती हुई लाउंज की तरफ बढ़ने लगी। अंदर से आती आवाज़ों से इसे अंदाज़ा हो रहा था सब अंदर है। अंदर दाखिल होते इसने सलाम किया। अरे ये चांद कहाँ से निकला? इसे देखते दिलावर भाई चहके तो मुस्कुरा कर आगे बढ़ी। भाई मैंने भी नहीं पहचाना, ये प्यारी सी लड़की कौन है? ताया जी। वाजिद साहब के कहने पर वो झैम कर इनकी तरफ मुड़ी और फिर साख्त होगी। वो इनके साथ सोफे पर ही बैठा था। इसको यही पता था कि अंश मलेशिया गया हुआ है। ये कब आए? इसने खुद से सवाल किया। इसके यूँ देखने पर इसने नज़रों का ज़ाविया बदल लिया तो वो गड़बड़ाकर अमीना के पास बैठ गई। कंफ्यूज होकर अपनी उंगलियां मसलने लगी। अमीना ने बगौर इसकी हरकत देखी और प्यार से साथ लगा लिया। हमारी ये बेटी शुरू से बहुत प्यारी है और बार बार कहकर मेरी बेटी को नज़र न लगाया करो, दिलावर से कहती। ताई जी बाजी कहाँ? इसने ध्यान बटाने के लिए पूछा। किचन में है। मैं इनसे मिलूँ? अरे इसे वहाँ से हटने का बहाना चाहिए था जो इसे मिल गया। अरे सुंबल माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है। शबनम इसे देखकर बेसाख्ता बोली। आप क्या बना रही है? इसने शेल्फ पर फैली चीज़ों को देखकर पूछा। हाँ वो अंश की ऑस्ट्रेलिया में कोलीग थी, वो आ रही है, इसके लिए एहतमाम हो रहा है। और वैसे भी मुझे लगता है अंश इसमें इंटरेस्टेड है। और खीरे का कतला उठाता इसका हाथ वहीं रुक गया। शबनम ने बगौर इसका उतरा हुआ चेहरा देखा। रोना नहीं, काजल फैल जाएगा। इसके रोने का प्रोग्राम देखकर शबनम ने बेसाख्ता टोका। सुबल मैं कब से तुम्हारी हालत देख रही, तुम्हारा मसला समझ रही हूँ और अंश से बात करके हल भी कर सकती, लेकिन गलती तुम्हारी है, सुधारना भी तुम्हें होगा। इसका दिल तुमने दुखाया तो माफ़ी भी तुम्हें मांगनी होगी। बाजी मैं माफ़ी मांगने को तैयार हूँ, पर मुझे मौका तो दे। वो तो मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए। मुझे नहीं लगता वो मुझे माफ़ करेंगे। शबनम ने मुस्कुराकर अपनी बहन की परेशानी देखी। तुम कहकर तो देखो, वो कमरे में होगा, जाओ। सुंबल ने घबराकर शबनम को देखा। मैं क्या करूँ जाकर? बात करो जाकर। मैं? वो हकलाई। हाथ तुम, और ये चाय भी से दिया। शबनम ने इसे कब भी थमा दिया तो बखलाकर इसका मुंह देखने लगी। दरवाज़ा हल्के से बचाकर अंदर आके बेड पर नीम दराज वो टीवी देख रहा था। इस पर नज़र पड़ते तेरी से सीधा हुआ। इसकी नज़रों में ताज्जुब देखकर सुंबल मजीद गड़बड़ा गई। ये बाजी ने दिया। इसने कप यूँ आगे कि जैसे यही देने आई है। थैंक्स। इसने एक नज़र से देखकर कप थाम लिया। कुछ कहना? इसे यूँ खड़ा देखकर अंश को पूछना पड़ा। इसने सर नफ़ी में हिलाया। तो कुछ पूछना? अब की बार सुंबल ने सीधा इसकी आंखों में देखा। आपने मुझसे कहा था ना कि आप मुझसे नाराज़ नहीं हो सकते। अंश ने अब्रूज गाकर इसे देखा। तो फिर आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो भराई हुई आवाज़ में बोली। अंश ने उलझ कर देखा और खड़ा हो गया। मैंने क्या किया?
आप किसी और से शादी कैसे कर सकते हैं? मैं? अंश सीने पर उंगली रखकर बोला, जी आप। बाजी ने मुझे बताया आप अपनी कोलीग में इंटरेस्टेड है। अम्मी ने भी कहा, ताई जी आपके लिए लड़की ढूंढनी है। मैं पूछ सकती हूँ क्यों? अब इसका रोना गुस्से में बदल गया। अंत चलता हुआ सीधा इसके पास सामने जाकर खड़ा हो गया। वो इसलिए क्योंकि तुमने मना किया था, तुम मुझे पसंद नहीं करती, तुम्हारे नज़दीक कामरान मुझसे ज़्यादा अच्छा है, मेरे घर वाले मैं झूठे लालची धोखेबाज हूँ। वो इसी के अल्फाज से लौटा रहा था जो बातें बोलते वैसे तकलीफ नहीं हुई, वो सुनते वैसे बहुत तकलीफ हो रही थी। लेकिन अंस को भी इतनी हुई होगी। अपनी शर्मिंदगी मिटाने के लिए इसके पास अल्फाज नहीं थे। गलती वाकई इसकी थी, वो सिर्फ रो सकती रो रही थी। सुब्बल, अब इस तरह रोने का क्या मतलब है? वो थोड़ा झंझला कर बोला। अच्छा रोना बंद करो। कहने के साथ इसने इसके आंसू भी साफ कर दिए। तुम बताओ मैं क्या करूँ? आप किसी से भी शादी नहीं कर सकते, वो ज़िद्दी अंदाज में बोली। किसी से भी नहीं? अंस ने ज़ेरला मुस्कुराते हुए शरारत से पूछा। मेरे सिवा आप किसी से शादी नहीं कर सकते? वो गुस्से में तेरी से बोल के अंदाज़ा तब हुआ जब अंस कहका लगाकर हंसा था। अपनी बेख्तियारी पर सुंबल का चेहरा सुर्ख पड़ गया। सोचा था इतनी जल्दी तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा, तुमने मुझे काफ़ी हर्ट किया, लेकिन ये जो दिल है ना, ये तुमसे नाराज़ नहीं हो सकता और ना तुम्हें दुखी देख सकता। सुब्बल ने बड़े फ़ख्र से अपने सामने खड़े इस शानदार शख्स को देखा। मैं आपको आइंदा कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। पक्की बात है? अंस ने जैसे गारंटी चाहिए। जो कहूँगा मानोगी? सुब्बल ने सर हिलाया। तो चलो, वो इसका हाथ पकड़कर बोला। कहाँ? वो बौखलाकर इसके साथ चलने लगी। सबको बताने कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। अंस भाई रुक जाए। अंस, सिर्फ अंस। अंस ने आंखें निकाल कर से टोका। वैसे भी जब प्यार किया तो डरना क्या? उसके करीब झुका इसे समझाया था, जबकि वो दिल कड़ा करके अंदर होने वाली सूरत हाल का सामना करने के लिए खुद को तैयार करने लगी। जब प्यार किया तो डरना क्या? इसने खुद से कहा और मुस्कुराकर अंस को देखा, जिसके चेहरे पर बिल्कुल वैसी मुस्कुराहट थी जैसे इस वक्त इसके चेहरे पर फैली थी मोहब्बत की रोशनी बनकर। जी तो गाइस, यहाँ पर हमारा नावल अपने इख्तिताम को पहुँचा। कैसा लगा आपको नावल? अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। मेरा अगर पॉइंट ऑफ व्यू लें तो अच्छा नावल था, इंटरेस्टिंग था, लेकिन होना इस तरह से चाहिए था कि और जी बेचारी शबनम सी उनका जिथे विआह होया सी ज़ुबैर को चज दा बंदा निकल आता, या फिर ज़ुबैर दे नाल कोई भैड़ी हो जाती, कोई चज दा बंदा निकल आता तो उसको दिलावर के पास ना आना पड़ता वापस। लेकिन खैर, जो होता है अच्छे के लिए होता है। हो गया, सही मुक गया। अभी ऐसा है कि कमेंट सेशन की तरफ चलते हैं, वीडियो एंड करेंगे। तैयबा अशरफ, नॉट बहुत अच्छा बट नाइस नावल। थैंक यू। तैयबा किस नावल की बात कर रही हैं? ज़रा चेक तो करा। अच्छा, उसकी बात कर रही हैं, शफ़ा वाले नावल की। थैंक यू तैयबा। रबिया ख़ान, लॉन का ड्रेस कैसा होता है? लॉन का जो गर्मियों में पहनते हैं वो लॉन होती है? आपने लॉन नहीं पहनी? अबू बकर शवाल, नाइस नावल। थैंक यू अबू बकर शवाल। हमाद शाह, नावल अच्छा था लेकिन हीरो आई थिंक हीरो ज़हनी मरीज़ था, बेचारी का सारा खून जला दिया। तो होर के ज़हनी मरीज़ सी, पिछले नावल की गल कर रही ना। आहो, वो ज़हनी मरीज़ ही सी, जहर लगता सी मैनू हीरो वैसे बगैरत च। थैंक यू हमाद शाह। अननोन गर्ल, वालेकुम अस्सलाम। रीजा पी, टू बी ऑनेस्ट मुझे नावल अच्छा नहीं लगा। कोई सेल्फ रिस्पेक्ट होती है बोथ इन पुप्पो एंड हीरोइन पर, बजाय हरीना एटीट्यूड दिखाती या रूड होती। शाजिल वाज सो रूड टिल लास्ट। सही कहा आपने, मेरा भी आप वाली ही राय है। लेकिन इन्होंने ना वैसे ही ना नावलों में हीरोइना ने कसम खाती हुई छेती माफ़ करने वाली। हमरा तो फैल है अल्लाह, बड़ा खून जलाने वाला नावल था। पहले चाचा साहब ने खून जलाया, फिर शाहज़ा साहब ने। मुझे स्टोरी लाइन काफ़ी वीक लगी। बस यार आमरा क्या करें, होता है चलता है दुनिया, लेकिन खून वाकई साड़ा ना नावल से। थैंक यू आमरा। महानूर, नाइस नावल। थैंक यू महानूर। चौधरी जट, बहुत अच्छा नावल था। थैंक यू चौधरी जट। चौधरी जट, बहुत बहुत अच्छा नावल था। थैंक यू चौधरी जट। आमरा तो फैल, वाकई में लानत, कम से कम 2 पेजेस और लिख के नक रगड़ा के माफ़ कर देती, फिर हैप्पी एंडिंग भी सही लगती है ना। सही कहा ना मैंने, ऐसे होना चाहिए था। थैंक यू आमरा तो फैल। सना कौसर, ये नावल मैंने बहुत साल पहले पढ़ा था, पकीज़ा अंचल में, अराउंड 17 ईयर्स पहले। अच्छा, एडा पुराना नावल? लेकिन आज 2008 था, हो सकता फिर 8 को हो गए हो। 9 10 11 12 13 14 24, हाँ 6 16 17 साल हो गए उन्हें। आपने, मुझे लगता है जब आया था तभी पढ़ा होगा सना। एमिर, बहुत अच्छा नावल है, इतने दिनों बाद आपकी वॉइस में नावल सुनकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच एमिर। आती रहा करें, सुनते रहा करें। अबू बकर शवाल, नाइस नावल। थैंक यू अबू बकर शवाल। अनीस पानो, वालेकुम अस्सलाम। नावल बहुत ज़बरदस्त है, थैंक यू कंप्लीट नावल पढ़ने के लिए। वेलकम डियर अनीस पानो। जुल्फ़िशा खान, अच्छा नावल, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच जुल्फ़िशा। रोक सोसो, नाइस स्टोरी but the characters were confusing at times. I mean, the sudden change in their behavior was weird. Honestly, I'm a huge fan of Nabila Abar Raja.
and this book was kinda disappointing in comparison to her last one. Overall, this novel was bearable, and I also loved your commentary. Thank you very much, dear. बस बीच में थोड़ी बहुतियाँ कमियाँ तो सी जेड़ा चोनियाँ चंडो कीतियाँ ना तो उन्हें एंड फिर उधर चुप करके माफ़ कर देती, तो इधर चीज़ तो मैंने नहीं पसंद। बहरहाल थैंक्स टॉक सोचो। हुमा ज़फ़र अब्बासी बेचारी सोहर सनान को इस तरह जरहान की बददुआएं लगी हुई। बाय द वे नाइस नावल। थैंक यू हुमा। बस होया तो इदा ही ਉਹਦੀਆਂ ਹਾਵਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ। रोक सोजो whenever is whoever is blaming him for belting her needs to read this part again. He tried to hide her sins and save her, and as a police officer it's a huge thing to do. It takes a lot of guts to jeopardize your oath and the teachings you receive or becoming a police officer. I don't agree with this behavior or abusive ways, but he did what he was right at that moment. Being a 16 years old, he doesn't automatically give you a pass to harm anybody. सही गल की रोक सोचो। What did she expect? She tried to hurt someone. That is such a disgusting thing to do. No matter what the other person has done, you don't get to harm them. Your age doesn't excuse you for almost killing someone. अफरीदी ने तो सिर्फ बेल्ट से मारा है, इस बात पर तो डंडे की कुटाई बनती है। देखो कुड़ी ने मारते पे रोक सोचो हीरोइन ख़त्म कर देंदा। आई टेक माई वर्ड्स बैक दोनों ही अजीब है। ने अपनी लैन दे आप अब मैं सही है। रोक सोचो ही सो रॉन्ग फॉर दिस। पहले अपनी एक्स को घर में रहने की इजाज़त दी और अब जब बीवी को प्रॉब्लम हो रही है तो उसको ही डांट रहा है। इस करेक्टर इज़ सो कन्फ्यूजिंग। तो मैं की किया सी। रोक सोचो शादी हलवा नहीं है। दीज टू 16 years old girls or something else. His reaction is so valid. मैं होती तो 3-4 लगा देती दोनों के। अब वो आपकी बात ठीक है, लेकिन जो उन्हें अगलियाँ जाके पीछे बगैरतियाँ मारियाँ ना। रोक सोचो OMG योर कमेंट्री इज लिटरली माई इनर मोनोलॉग। थैंक यू। प्लीज़ रीड सिलसिले रोशनी के बाय सेम ऑथर। सिलसिले रोशनी के मेरा ख्याल मैंने पढ़ा हुआ है, मैं आपको लिंक ढूंढ के दूँगी। रोक सोचो। मूसा सईद मक्का दमाम से 14 घंटे का रास्ता है। हाँ जी मुझे पता है, हमने इंशाल्लाह जाना है नेक्स्ट मंथ। मूसा सईद रीच कब तक रहना है आपने? मैं फेब में आऊँगी, दमाम में मेरी सिस्टर है। अच्छा जी, अभी मेरा कुछ कंफर्म नहीं है, लेकिन अभी फेब तक का तो मैं हूँ इधर मेरा ख्याल में। मक्का मूसा सईद मक्का बेस्ट है, नो डाउट बेस्टेस्ट। मूसा सईद वाओ समान आदि नहीं समझ वो समान केड़ा समान हो गला। आमना तो फैल 4 साल में बच्चे एकदम इतने बड़े हो गए। वैसे सबा ने जो स्किल सीखी थी 1-2 का एक्शन तो दिखाना चाहिए था ना। जक्का साहब बंदा वाकई में अच्छा था जिसने भाई के बच्चों के लिए किया, फिर इसके लिए भी इस तरह के माहौल में जब उसका नाम ख़राब हो गया और घर में आई औरतों ने बातें की, फिर भी उसको संभाल लिया। बस मारना वाला हल गलत था, बस थप्पड़ मार देता बेल्ट कुछ ज़्यादा होगा तो होर गए तो मार मार के तो नाश पट देता। बस इतना ही सी इधर ना। थैंक यू आमरा। आयशा ने दिल भेजे हैं, बड़े दिनों बाद आई हैं आयशा आप। लवी सलोन ज़बरदस्त, थैंक यू लवी सलोन। हमार शाह हेलो रीज, आपके कहने पर मैं कल ये स्टार्ट कर रही हूँ। कीड़ा आप अब सोने लगी, सुबह सुनती हूँ, आई होप अच्छा होगा। ओ यार आप एक बहुत मज़ेदार नावल स्टार्ट करी हैं आपने, ये नहीं पढ़ा अभी तक तो आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, आप पढ़े आपको बड़ा मज़ा आएगा। हमाद शाह और सीन होने चाहिए थे। कुछ सोचती हैं अगर नावल्स में डायरी ना हो तो हमारे हीरो हीरोइन की लाइफ नॉर्मल कैसे हो। गाल से सही है वैसे, मैं भी डायरी लिखनी शुरू करनी है कोई। मैं लिख ही ना लगा। थैंक यू हमाद शाह। हुदा शफीक नाइस नावल, थैंक यू हुदा शफीक जी। तो गाइस यहाँ पे हमारे कमेंट सेशन अपने इख्तिताम को पहुँचा। कैसे लगा आपको नावल? अपनी राय का ज़रूर हाल कीजिएगा। आज वाला नावल पिछले बड़े 1-2 नावल के निस्बत बड़ा अच्छा था, तो आपको कैसा लगा अपनी राय का ज़रूर हाल कीजिएगा। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे। वैसे भी मेरी मजीज़ का नावल होए अच्छा ना होए ऐसा हो नहीं सकता। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे न्यू नावल के साथ। तब तक के लिए बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।